चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें प्लानिंग में क्या पढ़ना है। बेटा देखो, हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट की जो फंक्शन है उसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है। सबसे पहला क्या पिलर है इसका? प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहला स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्लानिंग से होती है। अब प्लानिंग का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में यार प्लानिंग का मतलब आप लोग समझते होंगे कि हर इंसान अपनी लाइफ में क्या करता है? प्लान करता है। अब यहाँ पे बात बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है कि आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करोगे या आप कुछ भी काम करने जा रहे हो, तो उसका जो पहला एक्शन है आप क्या करते हो? प्लान करते हो कि यार मैं ऐसा करूंगा, फिर ना ये ऐसा करूंगा, तो वो क्या होता है? प्लान होता है। मतलब फ्यूचर के बारे में क्या कोई भी चीज़ का एस्टिमेट लगाना हो, क्या है? प्लान है। और देखो बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं प्लानिंग क्या इज द प्रोसेस। प्लानिंग क्या बेटा? एक प्रोसेस है ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से एडवांस में डिसाइड करना द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड। मतलब अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, जनवरी का मंथ चल रहा है, आज है 22 जनवरी, 22 जनवरी, तो आपने आज डिसाइड किया है कि आप अभी भी 90% लेके आओगे। तो ये क्या है बेटा? आपका टारगेट, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव है। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिसाइड करना, वो क्या होता है बेटा? प्लानिंग होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आप देखो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अगर इसको लिख के आओगे प्लानिंग वगैरह पर पूछता है तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो वही चीज़ है। अब क्या है, देखो जो आपने देखा ना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना वही प्लानिंग होता है। तो वही बोल रहा है प्लानिंग का मतलब व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इज इट टू बी डन, कैसे करना है, वेयर इज इट टू बी डन, कहाँ करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है। समझ में आ रही बात? तो क्या, कैसे, कहाँ और कब करना है, ये सारी चीजें किसमें आती है? प्लानिंग के अंदर आती है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या होता है? फीचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, एकदम सिंपल सा है। देखो बहुत ढेर सारे हैं, आप 5 देख चलो, मैं आपको मेन बता दे रहा हूँ ऐसे, जो कि अगर आपके केस बेस में बनेंगे तो इसमें से ही बनेंगे, अलग से नहीं बनेंगे। ठीक, नंबर 1 प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। क्या है बेटा? प्लानिंग क्या है बेटी आपकी? बेटा आपका गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि आप जो भी प्लान करते हो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर प्लान बनाया था 90% लाएंगे। आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो, आपने डिसाइड किया कि यार हम लोग 1000 क्वांटिटी सोल्ड करेंगे। कितनी क्वांटिटी सोल्ड करेंगे? 1000 क्वांटिटी सोल्ड करेंगे। ठीक है, तो 1000 क्वांटिटी सोल्ड करेंगे, तो ये क्या हमारा आपका क्या है? गोल है। ठीक, नंबर 2 प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। क्या है बेटा? प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड चीज है। मतलब प्लानिंग हम लोग जो भी करते हैं वो आने वाले कल को डिसाइड में करते हैं, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करते हैं। समझ में आ रही बात? प्लानिंग क्या एक फ्यूचर ओरिएंटेड चीज़ है। मतलब आज के लिए नहीं होता, प्रेजेंट के लिए नहीं होती प्लानिंग, फ्यूचर के लिए होती। जो भी हम लोग प्लान बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं? आने वाले कल यानी कि फ्यूचर के लिए। ठीक, नंबर 3 प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। मैंने बताया ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये अलग अलग 5 फंक्शन होते हैं। तो प्लानिंग क्या बेटा आपका? प्राइमरी फंक्शन है। क्या बेटा आपका? प्राइमरी, यानी कि पहला फंक्शन होता है। ठीक, नंबर 4 प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मतलब कह सकते हो ऑल, हर जगह। प्लानिंग क्या होती है? हर जगह होती है, चाहे आप हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कंपनी हो, कहीं भी हो, प्लान आपका घर ही हो, तो हर जगह क्या होता है? प्लानिंग परवेसिव, मतलब हर जगह आपको प्लानिंग देखने को मिलेगी। नंबर 5 प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है बेटा? प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब यहाँ पर क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा? कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब यहाँ पर होता है प्लानिंग हमेशा क्या रहेगी? कंटिन्यूअसली, मतलब टाइम के साथ चीजें चेंज होती रहती है। तो प्लानिंग हमेशा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। मान लो आप इंडियन टीम के कैप्टन हो या किसी भी टीम के कैप्टन हो, तो क्रिकेट में प्लानिंग आपकी होती है गेम के हिसाब से चेंज होती है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार प्लान कर लिया तो काम चल लिया। तो प्लानिंग क्या बेटा? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या है बेटा आपका? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, चलिए डिसाइड करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको क्या है? नंबर 1 पर फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब समझ रहे हो प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लास्ट ईयर भी पेपर बना था। ठीक है, पेपर तो केस बेस आएगा, आपको उसके लिए क्वेश्चन भी मैं मेंशन कर दूंगा। फिलहाल आप देखो इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है प्लानिंग की। अब पहला फायदा क्या है? फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव। अगर आप जब प्लान बनाते हो तो आपको बेटा पता होता है, जब आप लोग प्लान बनाते हो तो आप लोगों को पता होता है कि आपका जिंदगी में ऑब्जेक्टिव क्या है, जिंदगी में आपका
मकसद क्या है, तो फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रही बात? तो मतलब आपको पता है कि अब की बार मुझे 90% आना है, आपको पता है कि मुझे 1000 यूनिट सोल्ड करना है, तो आपको पता है फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव, तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता है, तो उसी के हिसाब से आप काम करते हो। तो पहला फायदा, पहली इंपॉर्टेंस। नंबर 2, मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल, मतलब जो भी एक्टिविटी करते हो उसको मीनिंगफुल बनाता है। अभी तक आप कोई काम करोगे उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब आपको पता है कि हमें इतना परसेंट लाना है, तो वो आपकी एक्टिविटी वो क्या कर रहा है, आपको मीनिंगफुल बना रहा है। आपको पता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, पहले पता नहीं है, लेकिन प्लानिंग करने के बाद आपको मालूम चल जाता है भैया कि हमारी एक्टिविटी, हम जो भी काम कर रहे हैं उसका क्या कुछ ना कुछ पर्पस है। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। चैनल हमारा साथ में ग्रो करेगा, आप लोग सपोर्ट करोगे तो भाई कुछ ना कुछ मेरा भी मकसद है, आपका भी मकसद है, बच्चे पढ़ लेंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, सबसे बड़ा एम तो यही है। और दूसरा क्या है भाई, हम लोग का भी अपना चल रहा है तो यूट्यूब भी भाई ग्रो करेंगे, साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। तो हमारा कुछ ना कुछ मकसद है, मेरा कुछ ना कुछ मकसद है, आपका कुछ ना कुछ मकसद है, सबका कोई ना कोई एम है। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, एक्टिविटी मीनिंगफुल, हम लोग की एक प्लानिंग है, आपका भी कुछ प्लान है, अपना भी कुछ प्लान है। समझ में आ रही बात? नंबर 3, ब्रिंग ऑर्डर इन प्लेस ऑफ क्योस। ब्रिंग ऑर्डर इन प्लेस ऑफ क्योस का मतलब है एक तरह से तो कंक्लूजन, मतलब लोग बोल रहे हैं जो भी चीजें होती है वो एक सिस्टमेटिक वे में होती है। प्लानिंग से क्या होता है, क्योस मतलब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, एक सिस्टमेटिक वे में आप सारा काम करते हो। अच्छा, ये सारी चीज़ों का नोट चाहिए तो आपको मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, जाओ ऐप डाउनलोड करो, और ऐप जब डाउनलोड करोगे तो अपना OTP वगैरह आएगा वो डाल लेना। उसके बाद आपको जाना होगा फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। कहाँ जाओगे, 3 डॉट पे क्लिक करना, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना, वहाँ पे आप आराम से इजीली जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स है, अब ये नहीं कि पूरा पूरा वही रट के जाओगे, उसको देखो, बहुत हेल्प मिलेगी, कम समय में आपका ईजिली चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, एक बार बुक से लेके जरूर से पढ़ना। आगे देखो, ब्रिंग ऑर्डर इन प्लेस ऑफ क्योस के बाद है रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब ये होता है रिस्क क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब जो होने वाली घटना है उसको कम करता है। आपको अगर प्लान करके कोई भी चीज़ करोगे तो अनसर्टेनिटी क्या होती है बेटा, जिंदगी में अपने आप कम हो जाती है। अगर आप प्लान करके करोगे तो अनिश्चितताएं यानी कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, कम होती है। नंबर 5, इम्प्रूव इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन। ये क्या करता है, इंप्रूव करता है इकोनॉमी ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट को सस्ता करता है। मान लो ये मार्केट बना रहा हूँ तो इसका प्लान करके करोगे, सारी चीज़ों को टाइमली खरीदोगे, यूटिलाइज करोगे सही से, तो जो चीज़ें होती है सही से यूटिलाइज होती है। और इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब सामान क्या होता है, आपको जो भी प्रोडक्ट बनाते हो आपको सस्ता पड़ता है, लेस कॉस्टली पड़ता है। समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा प्लानिंग की मीनिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। उम्मीद ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम देते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या क्या होती है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चों चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या क्या होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर से देखो, 4 नंबर के क्वेश्चन में बनने के चांसेस जरूर से रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या लिमिटेशन है प्लानिंग की। नंबर 1 बेटा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। जाहिर सी बात है, कोई भी काम करने से पहले प्लान करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग तो लगेगा। आप एक मोबाइल लेने भी जा रहे हो मार्केट में तो देखोगे ना ये कितने का है, कितने का है, एस्टिमेट करोगे, 1-2 दिन तो वही में चले जाते हैं ना पता करने में। जब आप बिजनेस करोगे तो वहाँ पर प्लानिंग करोगे तो वहाँ पर तो और ज़्यादा लगेगा, क्योंकि क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। प्लानिंग क्या होता है बेटा, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक, पहली लिमिटेशन। नोट्स जब जाके डाउनलोड कर लोगे ऐप से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से आप पढ़ लोगे, बुक से भी एक बार रीड कर लो, ईजी लिखा है बुक में। नंबर 2 दूसरी लिमिटेशन क्या है, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब यहाँ पर बच्चा ये होता है कि देखो आपने एक प्लान बना लिया, आपने भैया एक प्लान बनाया, जबरदस्त चल रहा था काम, आपको एक और चीज़ मालूम चली, एक नया प्लान मालूम चला, तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब अब आप एक प्लान बना लिए तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। रिजिड मतलब आप चेंज नहीं कर सकते हो। बोला 1 प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड, पीपल टेंड टू स्ट्रिक्टली अडेयर टू देम रिस्पेक्टिव ऑफ चेंज द एनवायरनमेंट। ठीक है, बोल रहे हैं कि आपने एक बार एक प्लान बना लिया तो उसको आप फिर आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो दूसरे प्लान पे, रिजिड होता है। ठीक, क्योंकि अब आपका आधा काम एक प्लानिंग पे होगी, अब दूसरी प्लानिंग थोड़ी करोगे। नंबर 3 लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी का मतलब ये है कि प्लानिंग कहीं से भी गारंटी नहीं देती है कि आपने ऐसा किया है तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो, एक सेकेंड, तो आपने कुछ मतलब ऐसा सोचा है और ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। प्लानिंग
क्या बोला है, लैक एक्यूरेसी। आपने कोई प्लान किया, आपने सोचा आज की 90% आ जाएगा, ऐसे ऐसे करेंगे, कोई गारंटी थोड़ी है। पेपर न जाने बहुत हार्ड बन गया है ना, या आपने 40% सोचा पेपर इजी बन गया, 60 बन गया, तो प्लानिंग की कोई गारंटी नहीं है कि आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा, लैक ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, प्लानिंग कितने लोग क्या क्या प्लान करते हैं, हम कल घूमने जाएंगे और घूमते घूमते ऊपर निकल जाते हैं दुनिया छोड़ के, तो ऐसा भी तो होता है। तो प्लानिंग की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक, नंबर 4, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहती है। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे तो भैया 80% तो कहीं नहीं गए, 95% तो कहीं नहीं गए, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि जो आप प्लानिंग जिस पे चल रहे हो वो सही हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी माइंड में हमारे रहता है, अरे हम तो ठीक है, तो वहाँ पर फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, सिक्योरिटी आपके मन में है लेकिन कैसी है, फॉल्स है। ठीक, नंबर 5, एक्सटर्नल लिमिटेशन। 5वीं दिक्कत तो ये लिमिटेशन की सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बेहतरीन प्लानिंग चल रही थी, अब एक्सटर्नल लिमिटेशन आ गई। मतलब सबसे बड़ी एक्सटर्नल लिमिटेशन का ये मतलब ये है टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया। अब टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, मेरा क्या उसमें हाथ, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी ला दी, उससे हमारा बिजनेस इफेक्ट हो गया, तो जो प्लान बनाया था वो एग्जीक्यूट कहाँ करें, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई है ना, या फिर टैक्सेशन वगैरह बढ़ गए, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो गई जहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो क्या होता है बेटा, आपकी एक्सटर्नल लिमिटेशन में आता है। ये 5 पॉइंट बहुत है, इसको देख के जाना, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बेटा, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब स्टेप्स क्या क्या होंगे प्लानिंग के, और हर चैप्टर में स्टेप्स आपको मिलेंगे, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो स्टाफिंग हो, चाहे वो डायरेक्टिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, तो वो आपको स्टेप देख के जाने पड़ेंगे, और उसको लाइन टू लाइन लिखना है, ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हो। अब देखो आप प्लानिंग करने जा रहे हो तो पहला काम क्या होगा आपका, सबसे पहले आप क्या करो बेटा, ऑब्जेक्टिव्स अपना डिसाइड करोगे। पहले ही तो डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। अगर आप फर्म चला रहे हो, अब एक बिजनेस कंपनी है, तो आप टारगेट डिसाइड करोगे कि इस साल, इस महीने या इस मंथ कितनी सेल होनी है। ठीक है, इस मंथ आपका कुछ ना कुछ टारगेट होगा ना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे। ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव वो डिसाइड कर लिया, आपने पढ़ाई की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, तो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे बच्चा, तो आप ये कह सकते हो कि आपने डिसाइड कर लिया कि 85% लाने हैं। अब ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, तो अब क्या अगला काम, इस डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस। क्या बेटा, डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस। अब उन चीज़ों के लिए क्या करोगे, अपने अंदर एक, भाई अब आपने डिसाइड किया ना 85% लाने हैं, या फिर आपको 1000 यूनिट सोल्ड करनी, जो भी आपका टारगेट वगैरह है, अलग अलग दोनों पॉइंट में बता रहा हूँ आपको, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इतना सोल्ड करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस, आप देखोगे अच्छा ये आदमी बन गया है, ये सेल का आदमी यहाँ पर ये मुझे मिल जाए, या फिर मुझे 85% लाने हैं, तो मुझे इस टीचर से पढ़ना चाहिए, मुझे यहाँ से ऑफलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, मुझे यहाँ से ऑनलाइन टीचर पढ़ना चाहिए, है ना, आमिर सर से पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या आप डिसाइड करोगे, आप एक बाउंड्री डिसाइड करोगे कि उसके अराउंड आप कहाँ से मतलब वो सिक्योरिटी लोगे जो आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस। नंबर 3, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपने बाउंड्री डिसाइड कर ली कि आपको क्या करना है, अब यहाँ से क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। भाई मान लो आपका 3 ऑप्शन है, ए, ठीक है, 2 बी सी। अब 1 2 3, तो आप तीनों में से चूज करोगे कि आपके पास, आप मतलब देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन 3 है, तो आप तीनों को देखोगे कि भाई इसमें से कौन बेस्ट है। फिर क्या है 4th, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव एंड चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। मतलब आप क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे, पहले इन तीनों के बारों में जांच पड़ताल करोगे, फिर क्या करोगे, चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, फिर वहां से क्या करोगे आप, जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव होंगे बच्चा उसको क्या करोगे, चूज करोगे। क्या करोगे, बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करोगे कि हाँ ये वाला काम मेरे लिए सही है, मैं इस प्लान पे चाहूँगा। ठीक, फिर नंबर 5, फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान। क्या है, फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान। ऐसे जो वीडियो बना रहा हूँ ना, रात के 2 बज रहे, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा नींद आ जा रही है, तो बट कोई नहीं, पेपर आपका है, आप लोग पढ़ रहे हो तो मुझे भी पढ़ाना है। ठीक है, और आपका सिलेबस कराना है, और बहुत अच्छे नंबर से हम सबको पास भी होना है बच्चा। ठीक, तो फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान, इसका मतलब क्या होता है। अब आप देखो, ये यहाँ पे इवेल्युएट कर लिया, सारी चीज़ देख ली, भाई ये वाला काम हमें करना है। अब यहाँ पे आप फॉर्मुलेटिंग मतलब होता है डिटेल्ड प्लान। क्या करोगे अब यहाँ पे बच्चा, डिटेल्ड प्लान बनाओगे। ठीक है, उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी आपने जो डिसाइड किया, डिटेल। अब एक
छोटी छोटी लिखा था, आप डिटेल में लिखोगे ना, देखोगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती है, डिटेल प्लान बनाओगे। फिर सिक्योरिंग कोऑपरेशन। सिक्योरिंग कोऑपरेशन का मतलब ये है कि प्लान तो बना लियो, अब कंपनी के पार्टनर अकेले थोड़ी ना करोगे, स्टाफ की भी सपोर्ट चाहिए, एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत चाहिए, तो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करोगे, बताओगे, उनको साथ में लेके चलोगे। सिक्योरिंग कोऑपरेशन, विदाउट एम्प्लॉयज़ यू कांट रन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉयज़ इज द की होल्डर। की होल्डर समझ लो, मतलब की है, चाबी, ताला ले आओगे, चाबी के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद 7 फॉलो अप एक्शन। अब आपने जो प्लान बनाया उसको आप टाइमली क्या करते रहो, फॉलो करते रहो, देखते रहो कि जो प्लान बनाया था वो सही से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो ये स्टेप्स है, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, इसको लाइन टू लाइन लिखना पड़ेगा भैया। और सॉरी, इसी के साथ चैप्टर नहीं कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट। अब देखो अगला टॉपिक जो है बेटा हमारा वो क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ प्लान। क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब टाइप्स ऑफ प्लान्स में अब हम लोग देखेंगे, और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ प्लान, तो चाहता तो मैं उसको वहाँ पे भी इसको कंप्लीट करा देता, बट इसको मैं बोर्ड पे आपको अच्छे से डिटेल में बताना चाहता ताकि आपको पूरी तरह से एक टॉपिक क्लियर हो जाए। क्योंकि जितने भी टॉपिक है लगते सब एक जैसे हैं, लेकिन होते क्या है, सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब आपको लगेगा ऑब्जेक्टिव भी सेम है, स्ट्रेटजी भी सेम है, पॉलिसी भी सेम है, मतलब सारे वर्ड आपको सेम लगेंगे, लेकिन इसमें होता क्या बेटा, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो हम लोग जो प्लान बनाते हैं वो कई तरह के प्लान होते हैं। ऑब्जेक्टिव का प्लान अलग है, स्ट्रेटजी बनाते हैं अलग अलग चीजों में, तो अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग प्लान बनाते हैं। तो प्लान भी हमारे कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसको देख के जाना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और सब की मीनिंग है और फीचर्स है। उसके अलावा इसमें ना एडवांटेज है ना इंपॉर्टेंस है, कुछ भी नहीं है, सबकी मीनिंग और सबके फीचर्स आपको देख के जाना है। तो जल्दी से देखो, 5 मिनट का टॉपिक है और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से आपका एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन जरूर से बनेगा। तो सबसे पहला टॉपिक क्या बेटा इसमें, ऑब्जेक्टिव। देखो मैंने आप लोगों के लिए कीवर्ड लिखा हुआ है, इसको देख के आपको याद रहेगा कि हाँ भाई ये होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, गोल। तो ये किस तरह का प्लान है, ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, अपने गोल को सेटअप करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। जैसे सपोज मान लो आज है आपका 14 जन, यानी कि 14 जनवरी, और रिजल्ट मान लो आपका आने वाला है 15 मई को। तो 15 मई को आपको रिजल्ट अचीव करना है 95%। तो आप क्या करो, ये आपका गोल है कि आपको इतनी तारीख को इतना परसेंट चाहिए। तो आपको जो एंड रिजल्ट है, आपको पहुंचना कहाँ है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। तो वो जो पहुंचना है, वो आप जो प्लान बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। भाई आपने सोचा कि मुझे लाना है 95%, आपने एक ऑब्जेक्टिव यानी कि अपना गोल सेट किया 95% लाने का, तो उसको अचीव करने के लिए आप स्ट्रेटजी बनाओगे, एक तरीका बनाओगे, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। मतलब एक एक स्टेप पूरा डिसाइड करोगे क्या हमें कैसे करना है, अभी 15 जनवरी की बात क्या करेंगे, 1 फरवरी की बात क्या करेंगे, मतलब उसमें जो डिटेल्ड प्लान बनाओगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, ठीक। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 पे पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब समझते हो, जिसमें आप डील करते हो खुद की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाई गई पॉलिसी। ऐसा होता नहीं, हमारी पॉलिसी है कि हम 2 बजे के बाद सामान वापस करेंगे, उससे पहले रिटर्न नहीं करेंगे, या फिर 1 हफ्ते के अंदर आपने सामान वापस कर लिया तो कर लिया, नहीं तो हम नहीं करेंगे। मतलब जनरल डीलिंग, जैसे आप डील करते हो उसके लिए जो आप बनाते हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते बेटा, पॉलिसी। नंबर 4, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होता है, प्रोसीजर का मतलब होता है स्टेप। कोई भी काम को करना है, आपको 95% लाना है, तो आप पहले क्या करोगे भाई, पहले एक चैप्टर पढ़ोगे, कॉमर्स पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, फिर अकाउंट्स पढ़ोगे, फिर टाइम बांटोगे, 2 घंटे ये पढ़ने, 2 घंटे ये पढ़ने। स्टेप्स मतलब कैसे उन सारी चीज़ों को हमें करना है। प्रोसीजर ऐसे ही होता है कोई भी चीज़ को बनाने का, कोई भी चीज़ को करने का। डायरेक्ट तो ये नहीं ना, खाना खाते हो तो पहले रोटी खाते हो, फिर चावल खाते हो, फिर मीठा खाते हो। उसी तरह प्रोसीजर, एक स्टेप वाइज सारी चीज़ें हम लोग यहाँ तक अचीव करेंगे। जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव बनाया है उसमें क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर, ठीक। उसके बाद 5वां पॉइंट बेटा, मेथड्स। मेथड्स का मतलब एक तरह से आप याद रखना, फॉर्मूला। फॉर्मूला समझते हो, जैसे हम लोग अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं,
उसके दो मेथड है, एक SLM मेथड है यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा मेथड है यानी कि WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये दो अलग अलग मेथड है, तो उसमें से आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे? आप SLM फॉलो करोगे कि आप WDV फॉलो करोगे? कौन सा मेथड आप फॉलो करना चाहते हो, कौन सा आप तरीका अपनाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड। भाई आप लोग मार खा के पढ़ोगे कि प्यार मोहब्बत से पढ़ोगे, ये आपका डिसीजन है, ठीक है। तो कौन से मेथड पढ़ना चाहते हो? मार खा के पढ़ना चाहते हो, डांट के पढ़ना चाहते हो, कि प्यार मोहब्बत से पढ़ना चाहते हो, किस तरह पढ़ना चाहते हो? तो ये आपका क्या हो गया बेटा? मेथड। ठीक। नंबर 6, रूल्स। रूल्स मतलब क्या होता है? रूल्स जो आपने बनाए हैं, एक तो रूल्स हो और फॉलो करो, जबकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपके एम्प्लॉयज हैं, इतना समझ लो, रूल्स का मतलब जो आप लोग के एम्प्लॉयज पर फॉलो होता है। जो आपके एम्प्लॉय हैं, आपके यहाँ जॉब करते हैं, तो वो कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या प्लान बनाया है आपने, वो क्या होता है? रूल्स होता है। नंबर 7, प्रोग्राम। प्रोग्राम में सिंपल लिख के आना, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्लान्स, मतलब जितने भी अभी तक आपने प्लान बनाए हैं ना, उसका कॉम्बिनेशन होता है क्या? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्लान। ठीक। और लास्ट होता है बेटा बजट। बजट मतलब न्यूमेरिक टर्म्स में जब बात होती है पैसों की, उसको हम लोग बोलते हैं बजट। जैसे आपने प्लान बनाया, प्लान तो आप हर चीज को बना रहे हो, घूमने जाओगे, ये ऐसा करोगे, वैसा करोगे, लेकिन जब आप प्लान करो कि वहां पर मेरा कितना खर्चा होगा, घर में शादी पड़ी है तो शादी में कितना खर्चा होगा, बर्थडे पार्टी में जाना कितना खर्चा होगा, तो अगर कोई भी प्लान बना रहे हो आप बजट को लेके, यानी कि पैसों को लेके, है ना, कोई भी प्लान बना रहे हो मनी को लेके, पैसों को लेके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजट। तो न्यूमेरिक टर्म्स में जब बात होगी वो क्या होगा बेटा? आपका बजट। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, इसको याद रखना, इससे आपको बाकी बहुत हेल्प मिलेगी और आराम से इजीली आप इसको कर पाओगे। देखो बेटा, आप लोग ने प्लानिंग का मतलब तो समझ लिया अच्छे से, कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। जब कभी भी कोई भी आप काम करने जा रहे हो तो उसमें आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले प्लान बनाते हो। क्या बनाते हो भाई? प्लान बनाते हो। अब आपने प्लान बना लिया कि अब हम क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में 90% लेके आएंगे या 95% लेके आएंगे, ठीक है। तो आपने ये क्या बनाया? आपका प्लान है। अब प्लान को ऑर्गेनाइज भी तो करना है कि कैसे उसको ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को, मतलब हमें किस टाइम पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती है? आपकी ऑर्गेनाइजिंग होती है। भाई हम एक सिस्टमेटिक वे में उसको क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे कि इस टाइम हम इंग्लिश पढ़ेंगे, इस टाइम हम जो है कॉमर्स पढ़ेंगे, इस टाइम हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इस टाइम अकाउंट्स पढ़ेंगे, कितने घंटे चीज़ें करनी है। तो उसको एक प्रॉपर वे में क्या करना होता है? ऑर्गेनाइज करना होता है। या फिर आप समझ लो, आपने कोई एक किसी तरह का, मान लो आपने एक मॉल ओपन किया, एक एग्जांपल और ले लो, आपने कोई मॉल ओपन किया, मॉल ओपन किया, तो उसमें फर्स्ट फ्लोर पे आपने ओपन तो कर लिया, कि भाई आपने प्लान बना लिया, आपको मॉल ओपन करना है, आपका प्लान है कि आपको एक मॉल ओपन करना है। अब जो मॉल ओपन कर रहे हो तो उसको ऑर्गेनाइज करोगे ना, कि भाई हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग क्या करेंगे? जितने भी रोज़मर्रा के सामान है वो बेचेंगे। सेकेंड फ्लोर पे क्या होगा? क्लोथ्स वगैरह मिलेंगे बड़ों के। थर्ड फ्लोर पे क्या होगा? भाई हमारा जो थर्ड फ्लोर पे होगा वो वहाँ पर बच्चों के सामान मिलेंगे, टॉयस वगैरह मिलेंगे। तो मतलब आपने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया एक प्रॉपर वे में। फर्स्ट फ्लोर पे ये सामान मिलेगा, सेकेंड फ्लोर पे ये मिलेगा, थर्ड फ्लोर पर ये मिलेगा। तो एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को क्या करना? सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनाइजिंग। देखो बुक में क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज, ब्रिंगिंग टुगेदर। मतलब अरे जो एक्टिविटीज है उसको ग्रुपिंग करना और ब्रिंगिंग टुगेदर साथ में, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग जॉब पोजीशन। देखो अब बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनको फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, अदर रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके बीच में क्या करना? सबके बीच रिलेशनशिप बनाना, कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो। अरे ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो वहाँ पर काम कैसे होगा? जैसे आप लोग देख सकते हो, किसी शादी में वगैरह में होता है, अब अगर कैटरिंग वगैरह का काम मिलता है, तो वहाँ पर जो मैनेजर होते हैं वो सारी चीज़ क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, कि भाई बारात आ रही है तो उनको नाश्ता प्रॉपर मिले, है ना, खाने का इंतज़ाम रहे, कोई नाराज़ ना होने पाए, कोई ये ना कहने पाए अरे मुझे तो खाना ही नहीं मिला था, है ना। तो हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, है ना, ऑर्गेनाइज करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी।
अब आगे देखते हैं जो आपको सेकेंड पॉइंट है इसमें, वो ये है कि एक सेकेंड, उसके बाद जो इसमें अगला टॉपिक है वो है आपका बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की या फिर ऑर्गेनाइजिंग की? आप ऑर्गेनाइज करोगे तो सबसे जो पहला फ़ायदा है बेटा उसमें, वो है आपका स्पेशलाइजेशन। क्या है? स्पेशलाइजेशन। अब इससे क्या होगा, आपको चीज़ें क्या होगी, देखो जो जिस काम में एक्सपर्ट होगा, क्या होगा बेटा, जिस काम में एक्सपर्ट होगा वो स्पेशलाइजेशन होगा। मतलब देखो, अब मान लो मैंने क्या किया, कोई भी आप काम कर रहे हो तो जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दिया। जैसे मान लो कोई पेंटर है तो पेंटर को पेंटर का काम दोगे। अगर मान लो शादी में ऑर्गेनाइज किया, कोई मिठाई अच्छी बनाता है तो उसको मीठा का काम दोगे ना, उसको जो है आप चिकन तो नहीं दोगे, है ना। आप कोई जो जिस काम में एक्सपर्ट है आप उसको वो काम दोगे। तो क्या बोलना है, इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्क इज डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू कॉम्पैक्ट एंड कन्वीनियंट जॉब। मतलब जो जिस जॉब के लिए बेस्ट है, जो कन्वीनियंट है उसके लिए आप वो जॉब उसको दे दोगे। सिमिलर जॉब आर ग्रुप टुगेदर इनटू डिपार्टमेंट और डिवीजन। मतलब जो भी सिमिलर जॉब के नेचर के जितने भी लोग मिठाई अच्छा बनाते हैं तो वो 5 लोग को अलग कर दिया, जितने भी लोग खाना अच्छा बनाते हैं उनको अलग कर दिया, जितने भी लोग मैनेज अच्छा करते हैं, है ना, उनको अलग कर दिया। मतलब जो जिस काम के लिए स्पेशलाइज है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, स्पेशलाइजेशन कर देते हैं ताकि काम अच्छे से हो पाए। तो ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजिंग करने की वजह से हम क्या करते हैं, जो जिस काम में एक्सपर्ट होता है, उस जो स्पेशल होता है उसको हम लोग वो काम दे देते हैं। समझ में आ रही बात? नंबर 2, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज ऑफ जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। देखो हम लोग बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो वहाँ एज हम लोग के पास बहुत से ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मतलब इंसान, लेबर होते हैं, 10 20 50 होते हैं। तो उनको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज़ करना है वो हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के पर्पज़ से ही करते हैं। जो जिस काम में फिट होता है उसको वो काम दे देते हैं ताकि वो अपना काम कर सके और उसको वो अथॉरिटी दे देते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, ऑल जॉब्स ऑफ क्लियरली डिफाइंड एंड डिफ्रेंशिएटेड। मतलब जितनी भी जॉब होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियरली तरीके से डिफाइन कर देते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। भाई साहब देखिए, आपको ये काम करना है, आप ये काम करिए। दिस हेल्प सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज एंड फिटिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। मतलब ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपको हेल्प करती है ताकि जो राइट पर्सन है उसको राइट जॉब में क्या कर सके, फिट कर सके। मतलब ये लाइन ज़रूर से लिख के आना, दिस हेल्प सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज एंड फिटिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। तो यहाँ तक आप जरूर से लिखना कि राइट पर्सन जो होता है उसको राइट जॉब पे क्या करना, सेट कर देना। अब आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं करें, कोई काम, भाई कोई था जो मान लो कोई टीचर था जिसको इकोनॉमिक्स अच्छे से आती थी, लेकिन आप उससे इकोनॉमिक्स ना पढ़वा के आप इंग्लिश पढ़वा रहे हो, तो फिर इंग्लिश काम तो चलाओ कर ले रहा है लेकिन वो बेस्ट नहीं है, उसका बेस्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। तो आप उससे इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, उससे इंग्लिश मत पढ़ो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में मैं आपको हेल्प करती है। नंबर 3, कंट्रोलिंग एंड कोऑपरेशन। अब कंट्रोलिंग करने का भी सॉरी लिखा है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। देखो हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करना। अब आपने क्या किया, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे ये वाले हैं, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है। या मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। तो सबको कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना ताकि कि वो एक दूसरे से आपस में कांटेक्ट करें। ये ना रहे कि सब अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और बिजनेस में क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना है। तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन आपस में बहुत ज़रूरी है। तो ये काम भी किस में होता है, ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से होता है। नंबर 4, सिक्योरिटी एंड सपोर्ट। सिक्योरिटी एंड सपोर्ट में क्या होता है, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू सोर्स ऑफ सिक्योरिटी, support and satisfaction to manager worker performing their assigned task. It provides a definite status and position to each one of them. सिक्योरिटी एंड सपोर्ट, भाई सबको बता सिक्योरिटी दी जाती है और सबको सपोर्ट रहता है, भाई आप ये काम करो, और सबको पता रहता है कि हमारा क्या स्टेटस है और सबको उसकी पोजीशन बता दी जाती है, सबको उसका वर्क बता दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। तो जिससे किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है और सबको पता रहता है कि देखो ये मेरा काम है तो ये हमें इतने टाइम तक पूरा करके देना है। तो ये सब फ़ायदा है ऑर्गेनाइजिंग की वजह से। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा देखो अगला पॉइंट है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। 4 पॉइंट तो बता दिए, आप एक ही पॉइंट देख लो, बहुत इजी है।
इसी में है, इस पे में यहाँ पे देखो ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल का मतलब होता है जो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल। वर्कर, जो वर्कर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पर्सनल। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, तो साउंड ऑर्गेनाइजेशन इंकरेज इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज। तो साउंड ऑर्गेनाइजेशन इंकरेज इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग, उनके अंदर क्या करते हैं? क्रिएटिव थिंकिंग लाते हो, उन्हें इनिशिएटिव बनाते हैं ताकि वो काम को अच्छे से करें। इट फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट एट लोअर लेवल थ्रू एडुकेट डेलीगेशन अथॉरिटी। डेलीगेशन अथॉरिटी देते हैं। डेलीगेशन अथॉरिटी का मतलब होता है कि अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम दे देना, ताकि मतलब एक जिम्मेदारी दे देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना कि बार बार मेरे पास इस काम के लिए मत आना, आप इसको संभालो। तो उससे क्या होता है? उनके अंदर ट्रेनिंग होती है और साथ ही साथ धीरे धीरे डेवलपमेंट भी होता है। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं किसके अंदर? इंपॉर्टेंस में। आप एटलीस्ट 4 इंपॉर्टेंस देख लेना, 4 आपके लिए इनफ है। ठीक, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है। इंपॉर्टेंस के बाद आपका है अगला टॉपिक जो होगा वो होगा आई थिंक स्टेप्स। क्या होगा बेटा? स्टेप्स। और स्टेप्स जो हैं आपके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका पेपर के हिसाब से, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टेप्स। तो इसको ध्यान से समझो और ध्यान से करना। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप जो है बेटा वो है इसमें डिवीज़न ऑफ वर्क। क्या है बेटा जी? डिवीज़न ऑफ वर्क। और स्टेप्स की एक खासियत है, जो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, हमेशा स्टेप जो होते हैं लाइन टू लाइन ही करना है। अगर आपने ऊपर नीचे किया तो वहाँ पर काम खत्म, गलत हो जाएगा। तो अब देखो, हमेशा इसमें क्या करोगे? ऑर्गेनाइजिंग हो या प्लानिंग हो, किसी का भी स्टेप होगा तो लाइन टू लाइन ही करोगे। ठीक है, जो पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का वो बेटा है डिवीज़न ऑफ वर्क। क्या है? डिवीज़न ऑफ वर्क। तो जब भी आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? वर्क को डिवाइड कर लेते हैं कि कितने वर्क हैं, कितने काम हैं, है ना? कि भाई हमें क्या करना है? शादी पड़ी किसी की, शादी पड़ी तो उसमें क्या करना है कि किसी को खाना बनाना है, किसी को बर्तन मांजना है, किसी को डेकोरेट करना है, सबको अलग अलग काम है। तो वर्क को डिवाइड कर लिया कि भाई कितने काम है। तो फिर मैंने देखा 10 तरह के काम हैं। कितने तरह के? 10 तरह के काम हैं हमारे पास। तो अब वो हम लोगों ने देख लिया। तो वर्क को डिवाइड करो। पहला काम क्या बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है। नंबर 2 है ग्रुपिंग जॉब और एक्टिविटीज़। अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे पास 10 टाइप्स के वर्क हैं। तो ग्रुपिंग जॉब एक्टिविटी, अब जो जिस काम में एक्सपर्ट, भाई मान लो मेरे पास 50 पीपल्स हैं। कितने पीपल्स हैं? 50 लोग हैं काम करने के लिए। कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। अब 50 लोग को काम करने के लिए हैं, तो मैंने क्या किया? ग्रुपिंग जॉब एक्टिविटीज, मैंने ग्रुपिंग जॉब कर दी। भाई जो जिस काम में एक्सपर्ट था, जो जो लोग, मान लो मैंने 5 लोग को उठाया और वो लोग डेकोरेशन में अच्छे थे, उनको मैंने अलग कर दिया। फिर मैंने देखा 5 लोग ऐसे हैं जो खाना बहुत अच्छा बनाते, उनको अलग कर दिया। 5 लोग ऐसे हैं जो कि बात बहुत अच्छे से करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो उनको मैंने रोड वहाँ रास्ते में खड़ा कर दिया, मतलब डोर पे जो आएगा उनको वेलकम करना है। तो मतलब ग्रुपिंग जॉब और एक्टिविटीज़, तो मैंने क्या किया? ग्रुपिंग जॉब कर दिया। मतलब ये लोग ये करेंगे, ये लोग ऐसा करेंगे और ये लोग ऐसा करेंगे, सबको ग्रुपिंग जॉब, सबकी अलग अलग ग्रुपिंग जॉब सेट कर दी। अभी असाइन नहीं किया, मतलब वर्क को डिवाइड किया, भाई 10 तरह के काम है। फिर मैंने क्या किया? उनकी ग्रुपिंग जॉब कर दी कि इनको ये काम देंगे, इनको ये काम देंगे, इनको ये काम देंगे। यहाँ तो समझ में आई बात? फिर उसके बाद आगे है ग्रुपिंग जॉब के बाद थर्ड पॉइंट बेटा असाइनिंग ड्यूटीज। क्या लिखा है? ड्यूटी को असाइन करना। अभी तो मैंने डिसाइड किया था कि ये 5 लोग ये काम करेंगे, अब उनको बोल दिया भाई साहब ये आपका काम है, ये आपको ड्यूटी दी जा रही है, आपको ये काम करना है, उनको वर्क असाइन करना। तो वो लोग क्या करेंगे? भाई उनको पता है कि हमें ये काम करना है, 5 लोगों को अलग अलग कर दिया। अलग करने से क्या, वो अपना अपना काम अपने हिसाब से कर लेंगे। अच्छा देखो, इसमें हेडिंग याद कर लो। बात तो मेरी समझ में आ ही रही होगी आप लोगों को। तो उसको अपने ओन वर्ड में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर लिख के चले आना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेडिंग सही लिखना, आंसर अंदर बना के लिखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वर्क को डिवाइड करते हैं, फिर ग्रुपिंग जॉब करते हैं, कितने तरह के काम हैं, फिर उसको हम लोग सबको ड्यूटी उनकी असाइन कर देते हैं कि भाई साहब देखिए आपका ये काम है, आपको ये काम करने हैं। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रहा है? ईजी है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है? चलो फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग आगे 3 के बाद है चौथा स्टेप है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या है बेटा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। 3 काम हो गया, ड्यूटी असाइन कर दी, अब अथॉरिटी दे दिया। भाई जिनको जिनको वर्क असाइन किया,
जो 5-5 लोग ग्रुप को दिए थे ना कि आपको ये काम करना है, तो उनको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी दी कि देखो भाई आपको ये काम दिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, छोटे छोटे काम के लिए मेरे पास मत चले आना, आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ, कोई भी डिसीजन लेना होगा तो आप ले लेना। तो डेलीगेशन अथॉरिटी का मतलब होता है अपने सब ऑर्डिनेट्स को, कौन सब ऑर्डिनेट्स यानी कि जूनियर्स, जो भी हम आपके जूनियर्स हैं उनको रिस्पॉन्स अथॉरिटी देना कि भाई कुछ डिसीजन आप भी ले सकते हो। तो एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए उनको एक पावर देना कि भाई आप ये डिसीजन लोगे, मेरे पास बार बार मत आना, उसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो सबको अथॉरिटी दे दी गई। और पांचवा पॉइंट है बेटा कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी। समझ में ही बात यहाँ तक? पांचवा कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कि सबको अथॉरिटी दे दी और सब फिर आपस में सबको कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन का गोल तभी अचीव होता है ना जब सारे के सारे डिपार्टमेंट के लोग काम करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर जो होता है, जो मैनेजर होता है, वो सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके रखता है कि सारे लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते रहें और काम हमारा जो वर्क है वो पूरा हो जाए। द एक्टिविटीज एंड एफर्ट डिफरेंट इंडिविजुअल आर properly synchronized interrelationship between different positions are clearly defined so that everybody knows for whom he is to take order and whom can issue order। मतलब सबको पता होता है कौन उन्हें ऑर्डर देगा, किसकी बात उन्हें सुननी है, किसकी नहीं करनी है। सबका ग्रुप बांट दिया कि भैया ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग में एक आदमी काम देगा, आप करो। अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट का आदमी कहता है तो आपको काम नहीं करना है। तो कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी, सबको पता है कि कौन किसे ऑर्डर देगा, कैसे क्या काम करनी है, तो इस तरह से हो जाता है। तो पहला स्टेप क्या होता है बेटा, आपको याद करना होगा सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद क्या है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग की बात देखो मुझे याद होगी, ग्रुपिंग ऑफ जॉब। फिर तीसरा क्या है असाइनिंग ड्यूटीज। फिर चौथा क्या है डेलीगेशन अथॉरिटी। और पांचवा क्या है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी चैप्टर्स आएंगे सब के स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। और कोई दिक्कत रह जाए तो मुझसे कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। जल्दी से इसे 1 शॉट कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस। उम्मीद है 2-4 दिन के अंदर ही पूरा करा दूंगा स्पीड में। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा, एक एक सारी चीज़ों को डिटेल में समझाऊंगा, उसको देखते जाना। हर चीज़ आपकी आसान हो जाएगी, क्योंकि कॉमर्स में एक दिन का गैप है, तो हमें बहुत अच्छे से पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट पेपर मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलो फिर आगे बढ़ते, जब यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसके बाद है बेटा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है कहाँ चला गया, ओ सॉरी उसी पेज में ही था। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के नीचे दिया हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये दिख रहा है आपको, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई एम सो सॉरी। तो 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पहला होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, चलो जल्दी से अब समझ लेते हैं। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सब कुछ फॉर्मली बिहेव होता है, जहां पर एक मैनेजमेंट के द्वारा सारी चीज़ें सेटअप की जाती है। एक कंपनी सेटअप बनाती है कि आपको किस बिहेवियर में किस तरह से अपने जूनियर से अपने सीनियर से बात करना है। यहाँ पर मैनेजमेंट सेटअप करता है कि वहाँ का बिहेवियर कैसा होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे आप जूनियर है तो आप जाके बोलते हो सर मे आई कम इन, सर कैन आई डू दिस। तो कोई भी काम होता है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो यहाँ पर बहुत फॉर्मल बिहेव हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे तो क्या लिखा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन एंड एस्टेब्लिश बाय मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बस इतना ही लिख के चले आना। क्या बोल रहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन और एस्टेब्लिश किया जाता है बाय मैनेजमेंट की तरफ से टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जब कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ की आप मजबूर हो, आपसे बोला गया कि आपको ऐसा ही कांटेक्ट करना है तो आप बहुत ही फॉर्मल बिहेव करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो आपका आगे है सिलेबस में, उसमें आपका ये भी है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलोज। कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखोगे,
इट इज़ डिलिबरेटली क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। कौन क्रिएट करता है इसको? टॉप मैनेजमेंट। कोई भी 2-3 फीचर देख लो इसके। इट इज़ द बेस ऑन स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर। ये किसके ऊपर बेस होता है? जो जिस काम में स्पेशलाइज है उसी हिसाब से उसमें डिवीजन कर देते हैं लेबर का। नंबर 3, इट डिफाइंड क्लियरली द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। जितने भी इंडिविजुअल होते हैं सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, वो अपने हिसाब से वो काम करते हैं। इट इज डेवलप थ्रू डेलीगेशन अथॉरिटी। ये डेवलप कैसे होता है? थ्रू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इट हैज़ रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर। इसकी क्या होते हैं? रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं। जो रूल्स एंड प्रोसीजर बताए गए उसी को फॉलो किया जाता है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है? ठीक है। उसके बाद क्या बेटा? एडवांटेज। अब एडवांटेज क्या फॉर्मुलेशन की? तो पहला है द ड्यूटीज एंड रोल ऑफ ईच मेंबर इज क्लियरली डिफाइंड। जितने भी लोग हैं सबको पता है उन्हें क्या काम करना है, तो किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। नंबर 2, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन थ्रू द स्केलर चेन। यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहता है थ्रू स्केलर चेन। मतलब सबको पता है तो स्केलर चेन की हेल्प से जिससे कॉन्टैक्ट करना होता है वो कर लेता है। इट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड। इसमें सबको पता होता है कि सबको क्या, किससे क्या रिलेशनशिप है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पता रहती है, तो अपने काम से लोग काम से मतलब रखते हैं। ये सब इसकी क्या होती है? एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? 5 दे रखी है, आप कोई भी 3 देख के चले जाओ, आपके लिए इनफ है। 2 से ज़्यादा आपसे नहीं पूछने वाला है पेपर में, क्योंकि एडवांटेज आपसे 5 नंबर में तो नहीं पूछेगा। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई? डिसएडवांटेज में है फॉर्मल क्वेश्चन सफर फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन। नंबर 1, इट मे क्रिएट रिजिडिटी ड्यू टू प्रिस्क्राइब पॉलिसीज एंड रूल्स। क्रिएटिव टैलेंट में नॉट बी एडुकेट रिकॉग्नाइज। इट मे क्रिएट, यहाँ पर क्या होता है? रिजिडिटी हो जाती है। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? अब जो रूल बना दिया गया है वो आप चेंज नहीं कर सकते, उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो क्रिएटिव टैलेंट में नॉट बी एडुकेट रिकॉग्नाइज, तो जो भी इसमें क्रिएटिव टैलेंट होते हैं वो यूज़ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो चीज़ बना दी गई है तो उसी को फॉलो किया जाएगा। नंबर 2, फॉर्मल एक्शन हैज़ टू फॉलो द स्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड। सबको स्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड फॉलो करना पड़ता है। कुछ रूल्स बना दिए गए, अपने सीनियर से कांटेक्ट का डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो ये सब इसकी क्या होती है बेटा? डिसएडवांटेज होती है। क्या होती है इसकी? डिसएडवांटेज होती है। क्लियर हो रही बात? जी सर क्लियर हो गई। अब बेटा देखो आगे है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है? इसका उल्टा। देखो वहां पर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था। किसने डिसाइड किया था? मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि क्या चीज़ें होगी, कैसे होगी। यहाँ पर मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करता। यहाँ पर कौन डिसाइड करता है बेटा? यहाँ पर डिसाइड करता है खुद से हम सब लोग। देखो अब कोई भी इंसान है किसी भी ऑफिस में काम कर रहा है, दिन भर काम तो करता नहीं रहेगा। 10 घंटे की जॉब है, तो जाहिर सी बात है चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक कैंटीन में तो जाके बैठेगा ना, तो वहाँ पर क्या करेगा? काम की ही बात करेगा। वहाँ पर तो हाय हेलो करेगा ना कि और भी आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है, कितने लोग हैं घर में, कितने भाई बहन हैं, ये सारी चीज़ें तो बातें करेगा ना। तो वहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर कोई काम की बात नहीं हो रही, जो अपने आप हो जाता है, जो सोशली जो आपकी नीड है वो जो पूरी हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो बनाए नहीं जाते जो रिश्ते, वो अपने आप बन जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो पीपल वर्किंग टुगेदर इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लोग साथ में काम करते हैं, इंटरेक्ट और कम्युनिकेट विद ईच अदर, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं। वदर इन द कोर्स ऑफ देयर वर्क ग्रेजुअली दे डेवलप फ्रेंडशिप रिलेशन एंड फॉर्म। वो क्या करते हैं? बात करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? फ्रेंडली रिलेशन हो जाता है, आपस में बातचीत हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसी को हम लोग? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? सोशल ग्रुप, तो जो स्मॉल सोशल ग्रुप हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसकी कुछ फीचर्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, उसको देख लेते हैं। नंबर 1, इट इज़ अनप्लान्ड। इट इज़ अनप्लान्ड, कोई जानबूझ से प्लान नहीं करता है, अपने आप ही दोस्ती जाती है। आप जाएंगे थोड़ी ना तो इससे दोस्ती करनी है, अपने आप ही हो जाती है। ड्यू टू कमिंग टुगेदर ऑफ पर्सन विद कॉमन इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। जब आपकी दोस्ती किससे होती है? इसका कॉमन एटीट्यूड होता है, जिससे आपके ख्याल मिलते हैं, तो उसी से होता है ना। नंबर 2, इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन और सोशल रिलेशनशिप अमंग पीपल। ये क्या होता है? सोशल रिलेशनशिप होती है अमंग पीपल, अपने आप, ठीक। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमन टेस्ट लैंग्वेज रिलीजन कल्चर एक्सेट्रा। जिसके लैंग्वेज टेस्ट कॉमन होते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर दोस्ती वगैरह हो जाती है। ये सब फीचर्स है, बेसिक सी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको ईजिली समझ में आती होगी। उसके बाद इसमें आपका है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको देखो आपको डिफाइन किया होगा, तो वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा है ना, यहाँ पर देखो नंबर 1 पर है
मीनिंग स्ट्रक्चर अथॉरिटी रिलेशनशिप, इसमें क्या नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज, ये सोशल रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर अथॉरिटी रिलेशनशिप, यहाँ पर लोग काम दिया गया, जूनियर सीनियर है, उनको पता है कैसे काम करना है, लेकिन यहाँ पर क्या सोशल रिलेशनशिप है अमंग पीपल एम्प्लॉइज। नंबर 2 क्या है, फॉर्मेशन डिलीवरी प्लान एंड क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, इसको मैनेजमेंट क्रिएट करता है, जबकि ये क्या होता है अपने आप, है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमंग पीपल, जब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर अपने आप ही रिलेशन हो जाता है। यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे होता है, मैनेजमेंट करता है। नंबर 3 टू अचीव प्लान गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना। ये क्या होता है, टू सेटिस्फाई सोशल एंड कल्चरल नीड्स ऑफ मेंबर्स एंड फुलफिल कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, तो अपनी नीड्स, सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर चीज़ें होती है। नंबर 9 पर फिर आगे बेटा, structure he has a well defined structure of task and relationship, no clear cut structure, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ डिवीजन, रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आप चेंज कर सकते हो, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो, फोकस, ये जॉब होता है, ये इंटरेस्ट इन अदर ह्यूमन एस्पेक्ट्स होता है, यहाँ पर मजबूरी है करना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट इन अदर ह्यूमन एस्पेक्ट्स होता है। तो इसमें से कोई भी आपको जो 5 डिफरेंस अच्छे लगे उसको आप क्या कर लो, उसको आप लर्न कर लो, अब काम हो जाएगा। तो ढेर सारी चीज़ें रखी, इतना आपको देखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं एडवांटेज की, कि एडवांटेज क्या क्या होती है। नंबर 1 सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है, तो ये अपनेपन की भावना, इसका मतलब क्या लिखा देखो बुक में, अपनेपन की भावना मतलब इन अ फॉर्मेशन एन एम्प्लॉइज वन अमंग सेवरल पीपल ही हैज़ लिंक सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड पर्सनल वर्थ, जिसमें भी अपनेपन की भावना आती है, लोगों को बातचीत करने में बड़ा अच्छा लगता है। रिलीफ ऑफ मोनोटोनी, मोनोटोनी का मतलब क्या होता है, सिमिलर और सेम वर्क, मतलब अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स एम्प्लॉयज टू परफॉर्म जॉब ऑफ ए रूटीन नेचर विच कॉज मोनोटोनी और बर्डन। अब एक ही जैसा काम करते रहोगे तो भाई बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बर्डन को दूर करने के लिए भाई कोई भी इंसान हो, तो किसी से फ्रेंडशिप वगैरह तो होना चाहिए ना, बातचीत तो करेगा नहीं, तो उससे क्या होता है, बर्डन जो होता है सिमिलर तरह के काम से बर्डन उसका हल्का होता है, क्योंकि भाई आप कभी बातचीत करोगे, थोड़ा सा रील वगैरह तो देखोगे ना, जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में हाय हेलो करोगे, बातचीत करोगे, हंसी मजाक करोगे, वहाँ पर बर्डन आपका कम हो जाता है। आगे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ वर्क प्रॉब्लम, मेंबर ऑफ शेयर जॉब नॉलेज एंड असिस्ट ईच अदर टू परफॉर्मिंग जॉब। अब जो भी लोग होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, अपनी बात को शेयर करते हैं, कोई दिक्कत होती है तो उनकी हेल्प करते हैं, तो वर्क प्रॉब्लम में भी क्या होती है बेटा, हेल्प होती है। क्लियर है। 10वां पॉइंट देखते हैं जल्दी से हम लोग अब। 10 पॉइंट आगे है, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर, आउटसाइड जो प्रेशर होता है उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। क्लियर हो रहा है, तो 4 पॉइंट देख लो, बहुत है। लिमिटेशन क्या क्या है इसकी, नंबर 1 कॉन्फ्लिक्टिंग, अब देखो सब सीनियर जूनियर सब आपस में दोस्त हो जाएंगे तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही जाएगा, लड़ाई झगड़े के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 2 क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज एंड इन्फॉर्मेशन जनरली प्रेफर्स स्टेटस क्यो एंड existing work routine. Change are regarded as threat to its belief and values. Therefore, management has to face resistance to new work methods. Resistance to change. अब जो काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, दोनों एक दूसरे की बात को समझेंगे नहीं, यहाँ पर दिक्कत। रोल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, मतभेद हो जाएंगे, क्योंकि अब सब दोस्त बन गए हो तो दोस्तों में अब एक दूसरे की बात सुनने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर ये सब दिक्कत आती है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, कोई भी इसमें से 2 याद करो, इससे याद करने की ज़रूरत यहाँ तक नहीं है। तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तक कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसके आगे बताता हूँ, आगे क्या है हमारा, हाँ तो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर से पहले देखो बोला गया तेरा 2 मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं, पहला होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला है फंक्शनल और दूसरा है डिविजनल। बुक से पहले पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ फंक्शनल और डिविजनल में डिफरेंस क्या है। फंक्शनल में जब आप लोग किसी भी काम को फंक्शन वाइज बांट देते हैं, मतलब जैसे अलग अलग आपका डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है ना, आपका HR डिपार्टमेंट अलग है। आपने क्या किया, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है सबको क्या कर दिया है, अलग अलग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। मतलब प्रोडक्शन वाला अपना काम देखेगा, मार्केटिंग वाला अपना काम देखेगा, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर ईच मेजर और बेसिक फंक्शन इज ऑर्गेनाइज एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। जितने भी सबके अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन आर फंक्शन परफॉर्मेंस ऑफ विच इज वाइटल एंड एसेंशियल टू द सर्वाइवल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल दो क्या लिखा है, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंसिंग एंड पर्सनल आर बेसिक फंक्शन इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। तो इन लोगों को क्या किया गया, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए गए कि भैया प्रोडक्शन वाला एक तरफ, सेल्स वाला एक तरफ, फाइनेंस वाला एक तरफ। मतलब कहने का इनका ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको अलग अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया गया है। सबको अपना अपना काम पता है कि भाई आपके पास 10 आदमी है, आपको अपने हिसाब से काम करना है। तो जब आप डिपार्टमेंट वाइज सबको अलग कर देते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसकी एडवांटेज क्या क्या होती है ये देख लेते हैं। सबसे पहली एडवांटेज है, इट इज़ द मोस्ट लॉजिकल, टाइम प्रूवन एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट इज़ द मोस्ट लॉजिकल फंक्शन होता है ये, टाइम प्रूवन एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ, मतलब इससे नेचुरल तरीका है कि आप सबको अलग अलग कर दो, थोड़ा सा आपका टाइम भी बचता है और चीज़ें ख़राब नहीं होती, बहुत ईजिली हो जाती है, सबको अपना काम वहाँ पर पता होता है। नंबर 2, इट प्रोवाइड ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन विच मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड प्रमोट एफिशिएंसी इन ऑपरेशन। पहले तो एफिशिएंसी तेज़ हो जाती है, काम करने की क्षमता, भाई सबको वो काम दिया जाता है जिसको जो काम आता है। अगर आपको वो काम दिया जाए जो काम आपको सबसे अच्छे से आता है तो आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। तो इसमें क्या करते हैं लोग, ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं, जो जिस काम में परफेक्ट होता है उसको वो काम दे दिया जाता है। ये इसकी एडवांटेज है। तीसरा क्या है, इट इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ड्यू अटेंशन कैन बी पेड टू डिफरेंट फंक्शन। अब सबको अलग अलग डिपार्टमेंट कर दिया गया तो सबको सेपरेट अलग अलग अटेंशन दी जा सकती है, कौन अपना सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि अगर सही कर रहा है तो उसकी हेल्प करके वो सारी चीज़ें सही करी जा सकती है और जो भी दिक्कत है उसको दूर की जा सकती है। तो ये सारी इसकी क्या होती है बेटा, एडवांटेज होती है। उम्मीद करता हूँ एडवांटेज में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब पॉइंट तो ऐसे भी है जो आप अपने से बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अब इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या होती है देखो, डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि स्पेशली वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में नॉट बी एबल टू सी द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। मतलब समझ रहे हो, ये बोल रहे जितने भी आपके स्पेशलिस्ट होते हैं वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो एज अ होल काम नहीं करते। देखते हैं जो, जैसे मान लो कोई इंसान है, आप एक पर्सन है यहाँ पर, राहुल है इसका नाम, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ये एक पर्सन इसका नाम अमित है, क्या नाम है इसका, अमित, है ना। तो अमित क्या कर रहा है और ये कौन है, राहुल। अब राहुल और अमित दो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इसी तरह 3-4 लोग और हैं। तो राहुल से वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में बात सोच रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो अपना काम देख लें। अमित को ऐसा लग रहा है हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट देते हैं, हम अपना काम देंगे। एज अ ऑर्गेनाइजेशन होल, सब दोनों लोग या जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से नहीं सोचते, वो अपने हिसाब से सोचते हो। जहाँ पर वो अपने हिसाब से सोचते हैं वहाँ पर फिर ऑर्गेनाइजेशन का भला नहीं हो पाता है। तो ये डिसएडवांटेज है फंक्शनल स्ट्रक्चर की। नंबर 2, इट बिकम डिफिकल्ट टू होल्ड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉब्लम। ये बोल रहे, मान लो कोई इनकेस कोई प्रॉब्लम हो गई, बिजनेस नहीं चल रहा है, लॉस हो गया, तो आप किसी भी एक डिपार्टमेंट को नहीं बोल सकते हो। आप प्रोडक्शन वाले से बोलोगे तो बोलेगा भाई मेरी गलती नहीं थी, वो तो उस सेल्स वाले की थी। सेल्स वाले से बोलोगे वो सामान अच्छा नहीं बना रहा था, उससे बोलोगे उसने तो मार्केटिंग अच्छी नहीं की थी। तो सब एक दूसरे के ऊपर, अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर क्या करे रहेंगे, इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। इल्ज़ाम को एक तरफ कह सकते हो, एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, तो उस दूसरे के ऊपर ही बोलते रहेंगे कि इनकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और कोई भी पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर नहीं लेगा। तो ये डिसएडवांटेज है। एक और देख लो, फंक्शन हैज़ टू डू नॉट ऑब्टेन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नैरो पर्सपेक्टिव एंड लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। देखो, फाइनेंशियल हैज़ टू ऑब्टेन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, फंक्शनल हेड्स टू डू नॉट ऑब्टेन, फंक्शनल हेड्स के लिए और एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं होती है टॉप मैनेजमेंट पोजीशन को देखने के लिए। स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नैरो पर्सपेक्टिव में लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो अब इसमें किसी को भी आप डाल देते हो फंक्शनल हेड्स में, तो वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ये सारी इसकी क्या होती है, डिसएडवांटेज होती है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, 3 ही मैं बता रहा हूँ, उतना आपके लिए इनफ है, 3 से ज़्यादा पूछने वाला भी आपसे नहीं है। उसके बाद बेटा अगला टॉपिक हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो हम लोगों ने देखा ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं, पहला कौन सा था, फंक्शनल, दूसरा कौन सा है, डिविजनल। तो और जल्दी से डिविजनल स्ट्रक्चर देखते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर बेटा वो स्ट्रक्चर होते हैं
वहाँ पर आप लोगों ने क्या किया था, प्रोडक्ट बेस पे डिवाइड किया था, किस पे, सॉरी अलग अलग डिपार्टमेंट के बेस पे डिवाइड किया था कि प्रोडक्शन वाले अलग और मार्केटिंग वाले अलग, फाइनेंस वाले अलग, सबको अलग कर दिया था। यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर में जो भी डिवीज़न होता है वो बेटा होता है प्रोडक्ट के बेस पे। किसके बेस पे होता है, याद रखना, प्रोडक्ट के बेस पे। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से देखो, in division structure nature the activities of the ocean are grouped into a number of division are created, देखो लिखा है division are created on the basis of products। क्या होता है, बेसिस ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे होता है, ठीक है। एवरी मेजर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज इन अ सेपरेट डिवीजन, मतलब एवरी मेजर प्रोडक्ट इज ऑर्गेनाइज इन अ सेपरेट डिवीजन। मान लो आप कार बना रहे हो, तो कार बनाने में टायर बनाने के लिए काम किसी को दे दिया, ठीक। कोई बॉडी बना रहा है, बॉडी का काम अलग किसी को दे दिया, कोई इंजन पे काम कर रहा है उसको अलग दे दिया, मतलब सबको उनका अपना अलग अलग काम डिवाइड कर दिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट वाइज आपको डिवाइड कर देना, प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड कर देना कि भाई आपको ये काम करना है, इस प्रोडक्ट पे काम करना है, आपको इस दूसरे काम पे नहीं आना है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिविजनल स्ट्रक्चर। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है, हाँ कि ना, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि अगर आप सबको अलग डिवाइड कर दो। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर देखो, प्लास्टिक डिवीज़न, केमिकल डिवीज़न, मेटल डिवीज़न। मेटल वाला अपना अलग काम कर रहा है, केमिकल वाला अपना अलग काम कर रहा है, प्लास्टिक वाला अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है प्रोडक्ट वाइज सबको डिवाइड कर दिया, कोई आदमी उधर का बंदा इधर काम करने नहीं आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसके फ़ायदे क्या क्या है भाई। नंबर 1, पहली एडवांटेज ये है कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंट कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन between प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट क्या करती है, रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट। भाई इसमें एक ही प्रोडक्ट के लोग हैं, एक ही साथ काम कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, आपको दिक्कत नहीं होगी, सब आपस में ही डिस्कस कर लेंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी। ऑल एक्टिविटीज कंसर्निंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन आर इंटीग्रेटेड टुगेदर, मतलब जितने भी लोग हैं एक प्रोडक्ट के लिए सब साथ में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर काम ईजिली हो जाता है। नंबर 2, इट फोकसेस इंडिविजुअल अटेंशन ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन। जितने भी एक प्रोडक्ट, एक ही तरह की प्रोडक्ट है, अगर मेडिसिन बन रही है सब लोग मिलकर मेडिसिन बना रहे हैं, कहीं पर मोबाइल बन रहा है सब लोग मिलकर मोबाइल बना रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है उस प्रोडक्ट को, वहाँ पर काम अच्छे से हो पाता है। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फैसिलिटीज एंड ह्यूमन टैलेंट। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटेड ह्यूमन टैलेंट। ह्यूमन और फिजिकल दोनों तरह के टैलेंट यहाँ पर लीड करते हैं, क्योंकि सबको एक साथ कर दिया जाता है। ये सब क्या होती है, इसकी बेटा एडवांटेज होती है। इतनी ढेर सारी दे रखी है, आपको इतना देखना नहीं है, मैक्सिमम आप 3 देख के जाओ, ज़्यादा हो जाए 4 देख लो, इससे ज़्यादा आपको देखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये याद कर लेना, इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू चेंज। मोर फ्लेक्सिबल होता है, जब आपको कोई चीज़ें चेंजिंग करनी होती है तो आप जल्द से जल्द उसमें चेंज ला सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है डिविजन स्ट्रक्चर की। नंबर 1, there is a duplication of physical facilities and function. Each product division maintains its own facilities and personnel, due to which operating cost may be high. यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, हाई होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सबके सब स्पेशलाइज है एक ही प्रोडक्ट में, तो वहाँ पर आपको ये यहाँ पर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो सामान बना रहे हो, उसके हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे क्या है, उसके बाद है एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज लाइक फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट अवेलेबल। यहाँ पर क्या है, एडवांटेज सेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज, क्योंकि उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट के बेस पे अलग कर दिया है, तो वहाँ पर कुछ एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट अवेलेबल, यहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, तो ये सारी दिक्कत यहाँ पर आती है। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन डिफरेंट डिवीजन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड अदर रिसोर्सेज, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस यहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह के डिसएडवांटेज, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको ज़रूर से देख लेना। फिर अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। अब आपको फंक्शन और डिविजनल के स्ट्रक्चर का तो मतलब पता ही है, कभी देख लो, ईच मेजर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेट डिपार्टमेंट। यहाँ पर सेपरेट डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ईच मेजर प्रोडक्ट लाइन एज अ सेपरेट डिवीजन, तो प्रोडक्ट के बेसिस पर सेपरेट डिवीजन किया जाता है। यहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पर फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड सेक्शन है, यहाँ पर प्रोडक्ट डिवीजन एंड सब सेक्शन है। डिफिकल्ट है, ये सिंपल होता है, इकोनॉमिकल है, ये एक्सपेंसिव है, लेकिन डिविजनल में खर्चा ज़्यादा आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं
आप इसको देख सकते हो। इसका कंट्रोल सिंपल है, इसका डिफ़िकल्ट है। तो आप इसको डिफरेंस ज़रूर से देखे जाना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना और उसको देख के ज़रूर से जाना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। तो डेलीगेशन अथॉरिटी का मतलब मैं शॉर्ट में पहले ही बता चुका हूँ आपको कि डेलीगेशन अथॉरिटी का मतलब होता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने जूनियर्स को क्या करना, ड्यूटी असाइन करना कि भाई आप ये काम देखो और मेरे पास लेके मत आना, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तब आओ। मतलब एक तरह से अपने जूनियर को क्या करना, एक पावर देना, उनको अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है, ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और यही आपकी अथॉरिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आपको ये काम करना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन अथॉरिटी। तो डेलीगेशन अथॉरिटी टेक्स प्लेस व्हेन अ मैनेजर असाइन अ पार्ट ऑफ हिज वर्क टू अदर एंड गिव देम द अथॉरिटी टू परफॉर्म द असाइन टास्क। किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए अथॉरिटी दी है और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उसी को दे दिया गया है कि ये काम आप देखोगे, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करो। उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और उसकी मीनिंग ज़रूर से देख लेना, ठीक है। इसके बाद इसमें जो आगे है, उसके बाद जो इसमें आगे टॉपिक है बेटा, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आ नहीं रहा है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, ये आपके पेपर में आ रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो कि डेलीगेशन की इम्पॉर्टेंस क्या क्या होती है। नंबर 1 पर जो पहली इम्पॉर्टेंस है भाई, वो है रिलीफ टॉप एग्जीक्यूटिव। अब टॉप एग्जीक्यूटिव उनके पास काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ जिम्मेदारी दूसरों ऊपर दे देते हैं। डेलीगेशन अथॉरिटी दे दिया कि भाई आप ये काम देखोगे। अब जब दूसरा पर्सन काम देख रहा हो तो उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है काम से। चलो एक बंदा ये काम तो देख रहा है, तो वहाँ पर रिलीफ मिल जाता है। तो डेलीगेशन अथॉरिटी enables a manager to share his workload with his subordinates। तो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या हो जाता है, वर्कलोड वो क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट को थोड़ा, जब सबऑर्डिनेट वर्कलोड शेयर कर लेगा तो जो टॉप मैनेजर होगा उसको थोड़ा सा वहाँ पर रिलैक्स मिल जाता है। नंबर 2 स्केलर चेन। स्केलर चेन रहती है यहाँ पर, डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो एक दूसरे से, है ना। ये नहीं कि आप इनसे बोलो फिर उनसे बोले फिर उनसे बोले, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो डेलीगेशन अथॉरिटी क्रिएट अ चेन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप अमंग मैनेजर। तो मैनेजर के साथ क्या होती है, रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप क्रिएट करती है डेलीगेशन अथॉरिटी। डायरेक्टली आप मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक। नंबर 3 स्पेशलाइजेशन। थ्रू डेलीगेशन एन एग्जीक्यूटिव कैन असाइन जॉब टू सबऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस। डेलीगेशन के थ्रू एग्जीक्यूटिव कैन असाइन जॉब्स टू हिज सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कर सकता है, जॉब दे सकता है, जो जिस काम में एबिलिटी जिसकी अच्छी है और एक्सपीरियंस अच्छा है उसकी बेसिस पे वो जिम्मेदारी दे देता है। नंबर 4 क्विक डिसीजन। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, डिसीजन बहुत क्विकली होता है। एक आदमी के हाथ में जिम्मेदारी है तो अब डिसीजन वहाँ पर क्या होगा, बहुत क्विक होता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, अथॉरिटी है, उसके पास पावर है कि अगर वो जैसे चाहे अपने हिसाब से वो डिसीजन ले सकता है। तो डिसीजन क्या होता है यहाँ पर, बहुत जल्दी लिए जाते हैं, ठीक। उसके बाद अगला है 4 पॉइंट बहुत है, इसको आप देख लेना। एलिमेंट्स ऑफ जो है आपका, ये सिलेबस का पार्ट है नहीं तो इसको यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं। उसके बाद क्या है भाई, ये भी आपका तीनों चीज़ें कट है, सिलेबस में नहीं, ना अथॉरिटी है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना अकाउंटेबिलिटी है। जी सर, जब सर कट जाता है ना तो बहुत मज़ा आता है, लगता है कि अरे भाई वाह भाई वाह, लो ये भी कटा हुआ है, काटते जाओ, ठीक है। सब कट कर रहे हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है ना, रिलैक्सेशन मिल रहा होगा थोड़ा सा कि अरे सर कट रहा है, चलो भाई। ये भी नहीं है आपका, ना अकाउंटेबिलिटी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लो भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है लेकिन यहाँ पे लास्ट में एक टॉपिक दिया है, देखो ध्यान से, ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये दोनों के दोनों आपके सिलेबस में है। इसकी मीनिंग है, सेंट्रलाइजेशन की सिर्फ और सिर्फ मीनिंग है, ठीक है। तो पहले मीनिंग देखते हैं सेंट्रलाइजेशन की, फिर आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो जल्दी से आगे देखते हैं यहाँ पे। सॉरी, देखो सेंट्रलाइजेशन की मीनिंग बोला गया है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है समझो। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि
मैक्सिमम चीज़ों की, मैक्सिमम जो भी चीज़ें हैं बिजनेस में, जो भी डिसीजन लेना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, जब वहाँ पर ऐसी कंडीशन जहाँ पर 1% के हाथ में, 1% यानी कि टॉप मैनेजमेंट के हाथ में सारी की सारी पावर है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही आदमी में, कोई भी डिसीजन लेना है बार बार आपको उसी के पास जाके पूछना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वहाँ पर डेलीगेशन अथॉरिटी वाला नाम नहीं है, वहाँ पर सारी की सारी पावर किसके हाथ में, एक ही आदमी में। कोई भी डिसीजन लेना है आपको बार बार जाके उससे पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। क्या लिखा है, सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी रिफर्स टू सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट रिटेंशन और कंसंट्रेशन अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एट टॉप और हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कोई भी डिसीजन लेना होता है वहाँ पर टॉप या हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वही डिसीजन लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। समझ में आ रही बात, क्लियर है। उसके बाद बेटा जो आगे है आपका वो है डिसेंट्रलाइजेशन। अभी डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब उसका उल्टा, जहाँ पर आप अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को कुछ पावर दे देते हैं, जहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब एक आदमी के हाथ में पावर है वो सेंट्रलाइजेशन, जब एक से ज़्यादा आदमी के हाथ में पावर है वो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ रही बात। तो क्या लिखा है, डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी मीन्स सिस्टमेटिक डिस्पर्सल अथॉरिटी इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी अलग लेवल के मैनेजमेंट है सबके पास कुछ ना कुछ पावर होती है फॉर टेकिंग डिसीजन एंड एक्शन अप्रोप्रिएट इन द रिस्पेक्टिव लेवल। अपने अपने लेवल के हिसाब से उनकी पावर होती है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, किसी भी लेवल की हो लेकिन पावर सिर्फ आपके एक आदमी के हाथ में, उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और जब कई लोगों के हाथ में होती है उसको बेटा हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए जल्दी से, चैप्टर भी आपका एकदम कंप्लीट पे ही है। अब देखो इसमें डिफरेंस बिटवीन दिया है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या है, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें अथॉरिटी सब लेवल के पास होती है, जितनी भी ऑल लेवल्स है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास होती है। रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स क्या है, मिनिमम। यहाँ पर क्या बेटा, मैक्सिमम है सबऑर्डिनेट्स का। मेन पर्पस टू इंश्योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या करना है, खाली कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेशन करना है सेंट्रलाइजेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, टू स्पीड अप डिसीजन एंड टू मोटिवेट एंड डेवलप सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है उनको और डिसीजन क्या होते हैं जल्दी जल्दी लिए जाते हैं। बर्डन और टॉप एग्जीक्यूटिव हैवी होता है, इसमें लो होता है। इसमें सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये सब ईजी है, ये 5 डिफरेंस है, उसको ज़रूर से देख के आप लोग जाएंगे, ठीक। उसके मेरिट्स क्या क्या होती हैं, डीमेरिट्स क्या क्या होती है डिसेंट्रलाइजेशन की। सेंट्रलाइजेशन की तो पूछा भी नहीं है। क्या होती है भाई, नंबर 1 रिडक्शन इन टॉप बर्डन, रिडक्शन इन बर्डन ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव। जो भी टॉप के लेवल के लोग होते हैं उनका बर्डन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। नंबर 2 मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। कुछ काम अगर सबऑर्डिनेट को दिया जाएगा तो उनको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, वो काम अच्छे से करते हैं। तो भाई जाहिर सी बात, अगर उनको कुछ जिम्मेदारी दोगे तो उनको लगेगा ना कि हाँ यार हमको तो काम मिल रहा है, तो उनको अंदर मोटिवेशन आता है। नंबर 3 बेटर डिसीजन। बेटर डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि वहाँ पर कई लोग हैं, कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, डिसीजन अच्छा आता है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब कई लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो वहाँ पर नई नई चीज़ें इनोवेट होती है और क्या होता है, क्रिएटिविटी आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। समझ में आ रही बात, क्योंकि अगर कई लोग अलग अलग हैं, अच्छे अच्छे दिमाग हैं, सबका अपना अपना माइंड है, तो सबको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और सब अपना अपना आइडिया देंगे तो वहाँ पर आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। समझ में आ रही बात, तो ये 4 मिनट इसकी देख के चले जाना। और उसके बाद आगे है आपका डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या क्या है भाई, इसके नंबर 1 पर डीमेरिट्स है बेटा आपकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। जैसे अब आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। डिसेंट्रलाइजेशन में अपने अपने डिपार्टमेंट लोग ध्यान देते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में क्रिएट प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो अपने अपना आपको डिपार्टमेंट दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, अब उस पर काम कर रहे हो, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर दिक्कत आती है कोऑर्डिनेशन की। नंबर 2 लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सब लोग एक तरह से नहीं चल पाते, सब लोग अपना अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। यूनिफॉर्म मतलब समझते, यूनिफॉर्म समझते हो ना, स्कूल वाले यूनिफॉर्म सब एक जैसे। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाती, सब एक जैसे नहीं रहते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट में नॉट फॉलो यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। जो प्रोसीजर है एक तरीके का, उसको सब लोग फॉलो नहीं करते। हैवी ओवरहेड्स। हैवी ओवरहेड्स हो जाता है, भारी खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो तो जाहिर सी बात एक अच्छा मैनेजर लाओगे, सबको सैलरी दोगे, तो वहाँ पर ओवरहेड्स आपके बढ़ जाते हैं। नंबर 4 अनसूटेबल फॉर स्मॉल फॉर्म।
अनसुटेबल होता है स्मॉल फर्म के लिए। स्मॉल फर्म समझते हो, जो भी छोटे मोटे बिजनेस है उनमें डेलीगेशन अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सेंट्रलाइजेशन फोकस करो, एक आदमी सारा काम दे सकता है। अगर आपने स्मॉल फर्म में डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया तो वहाँ पर आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और आप लॉस में चले जाओगे। समझ में आ रही बात? तो ये 4 पॉइंट आप 1 2 3 4 चारों के चारों पॉइंट आप देख लेना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कुछ बचा है कि नहीं बचा है? अब आपका जो नया चैप्टर है वो है स्टाफिंग। तो देखो, आप एक चीज़ समझो कि आपने एक प्लान बना लिया। क्या किया आपने? एक भाई प्लान बना लिया कि आप क्या करोगे, एक स्कूल ओपन कर रहे हो, ठीक। फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया कि सारी चीज़ें कहाँ पर क्या होनी है। कॉमर्स डिपार्टमेंट होगा, साइंस डिपार्टमेंट होगा, आर्ट डिपार्टमेंट होगा, है ना। ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। तो इसके कॉमर्स में इतने सेक्शन होंगे, साइंस के इसके इतने सेक्शंस होंगे, ह्यूमैनिटी वालों के इतने सेक्शंस होंगे। तो सबने आपने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब आपने ऑर्गेनाइज में किया कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। कॉमर्स के अलग डिपार्टमेंट है भाई, साइंस का आपका अलग डिपार्टमेंट है, और जो आर्ट्स वाले हैं उनका अलग डिपार्टमेंट है। तीनों के अलग अलग क्या बेटा डिपार्टमेंट है। तो अब इनके लिए बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट ढूंढ के लाना, स्टाफिंग करना कि भाई कॉमर्स के टीचर कौन पढ़ाएगा, साइंस के लिए टीचर कौन पढ़ाएगा, आर्ट्स के लिए टीचर कौन आप लोग को पढ़ाएगा। तो उसके लिए बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को ढूंढ के लाना, उस प्लेस पे रखना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाफिंग बोलते हैं। क्योंकि भाई प्लान तो बना लिया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर लिया, अब उस काम को करेगा कौन? करने के लिए तो लोग चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टाफिंग बोलते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? क्लियर है? अब देखो, बुक के हिसाब से स्टाफिंग का मतलब क्या लिखा है? स्टाफिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस। स्टाफिंग का एक प्रोसेस है ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सोनल। पर्सनल मतलब होता है, रिक्वायर्ड पर्सोनल मतलब होता है जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, पर्सनल टू फिल इन वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक प्रोसेस है जिसमें हायर करना और डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल टू फिल अप वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी भी ज़रूरत है तो उसमें बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को ढूंढ के लाना क्या होता है? स्टाफिंग होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक है। तो ये तो होगी बात किसकी? आपके स्टाफिंग की मीनिंग की। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद जो बेटा आपका अगला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ स्टाफिंग, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसको आप लोग क्या कर लो, कट कर लो, ठीक है। इसको आप लोग बेटा कट कर दो, ठीक है। नेचर ऑफ स्टाफिंग आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके बाद जो आपके सिलेबस में है बेटा वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। क्या है बेटा? इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग आपका सिलेबस का पार्ट है। तो अब चलो बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है स्टाफिंग की। बेटा सबसे पहले जो पहली इंपॉर्टेंस है वो बेटा ह्यूज इन्वेस्टमेंट। देखो, आप कभी भी कोई भी एम्प्लॉई हायर करते हो तो उसमें क्या होता है, बहुत पैसे खर्चे होते हैं। आप रिक्रूटमेंट करते हो, सिलेक्शन करते हो, भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले सारी चीज़ों को। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एक नया एम्प्लॉय लेके आते हैं हम लोग तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसेस होता है। फिलहाल के लिए अपना समझो, जब कभी कोई भी एम्प्लॉय लाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। तो उस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद अगर वो एम्प्लॉय हमें सही नहीं मिला तो हमारा बिजनेस वहाँ पे लॉस में जा सकता है, बिजनेस में ग्रो होने में दिक्कत हो सकती है। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट रहता है। तो इस स्टाफ का होना एकदम करेक्ट जगह पर, करेक्ट स्टाफ का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, जब भी एम्प्लॉय होता है लाते हो तो उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप नया एम्प्लॉय लेके आए हो, अगर वो काम सही कर रहा है तो आपका बिजनेस टाइम के साथ क्या होगा बेटा? ग्रो करेगा। क्या करेगा? ग्रो करेगा। अगर लेकिन एम्प्लॉय अच्छा नहीं है तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। नंबर 3, मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब देखो, इस पर डिटेल में तो नहीं जाना है, हेडिंग सही होनी चाहिए, बाकी अंदर का वर्ड्स आप ओन वर्ड्स में लिख दो, एक एक लाइन, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। नंबर 3 पर है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ एन इंटरप्राइज। देखो, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है स्टाफिंग का। अगर स्टाफ आपका अच्छा है तो वहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, नहीं तो आपको आपको ग्रोथ की जगह डिक्लाइन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पीपल आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो पीपल होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अगर अदर एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, मनी एंड मटेरियल बिकम प्रोडक्टिव ओनली विच पीपल यूज देम प्रॉपरली। मतलब आपके दुनिया की सारी चीज़ें हैं,
है ना, मशीन हो, सामान हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाला ठीक नहीं है तो बिजनेस आपको कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए प्रॉपर स्टाफ का होना वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। नंबर 4 पर आता है हॉलिस्टिक अप्रोच। स्टाफ के अंदर हॉलिस्टिक अप्रोच लाना चाहिए। हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब इतना समझ लो इन डिटेल शॉर्ट में कि एम्प्लॉइज ऑफिस को अपने ऑफिस जैसा समझे। अगर वो अपना बिजनेस समझेंगे तो उस तरह से काम करेंगे, तो उनको बिजनेस का अपना समझना भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी इंसान अपने काम कोई दूसरे काम को अपना समझेगा तो वहाँ पर आपको बिजनेस में ग्रो देखने को मिलेगा। तो हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी 4 इंपॉर्टेंस होती है। इसके बाद जो बेटा आपका अगला टॉपिक है इसमें, और 4 ठीक कर लो, इनफ है, 4 से ज़्यादा आपसे पूछने वाला नहीं है, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि आपको सिलेबस का पार्ट है नहीं, इसको भी आप लोग जल्दी से फटाफट काट दो, ठीक। इसके बाद जो नीचे है वो है स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टेप्स क्या क्या होते हैं स्टाफिंग प्रोसेस में, तो हम लोग बात करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस में जब स्टाफ किसी को हायर करना होगा तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं बेटा, ठीक है। और ये टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, कोई भी, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, किसी के भी स्टेप्स आएंगे तो सबके क्या है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है these activities together make the staffing process, therefore they are called elements of staffing process, they are given below। तो जो इसमें स्टाफिंग के प्रोसेस है, सबसे पहला क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखो डिटेल में समझना बहुत बढ़िया है और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो पहला काम है कि आप जो भी काम करने जा रहे हो, आपने प्लान बनाया, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके लिए आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करो। मैन पावर प्लानिंग मतलब कितने आदमी आपको चाहिए, कितने आदमी थे, 2 3 4 5, तो कितने आदमी आपको चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो पहले आप डिसाइड करोगे कि कितने आदमी चाहिए, है ना, हाउ मेनी पीपल यू नीड्स, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब आपने डिसाइड कर लिया कि सर हमें एटलीस्ट 10 पीपल्स चाहिए, कितने चाहिए, 10 आदमी चाहिए, तो अगला काम क्या बेटा, रिक्रूटमेंट का। क्या है, रिक्रूटमेंट का। आपने डिसाइड कर लिया कि हमें 10 लोग चाहिए, तो अगले स्टेप में आप लोग क्या करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे, ठीक है। क्या करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे। और रिक्रूटमेंट होगा कैसे भाई, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को क्या करना, इन्फॉर्म करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो मेरे कोचिंग में एक कॉमर्स के टीचर की नीड है, तो मैंने बोला भाई जिसने जिसने बीकॉम किया है और वो 25 से 30 साल के बीच में है तो वो आके अप्लाई कर सकता है। तो वो लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पेपर में ऐड देंगे, टीवी पे ऐड देंगे, इंटरनेट पे ऐड देंगे, अलग अलग जगह क्या करेंगे, ऐड देंगे। और जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया क्या, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कि 10 आदमी चाहिए। फिर हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे उसके लिए कि भैया वैकेंसी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जब 10 के लिए अप्लाई किया, मतलब 10 के लिए जगह निकाली, तो उसमें 10 के लिए एटलीस्ट मान लो 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया। कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया बेटा, 100 लोगों ने, ठीक है। जितने लोग 100 लोग आए, अब इस 100 लोगों में मुझे क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट 10 पीपल्स को चूज करना है, ठीक है। कितने लोगों को, 10 लोगों को चूज करना है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट में 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, उनको चूज करूंगा बेस्ट से बेस्ट पर्सन। तो उसमें क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन का अपना प्रोसेस होता है, रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसमें से बेस्ट पर्सन जो होगा वो चूज किया जाएगा। फिर सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा, प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि उसको जॉब लग जाएगी, और जो जिस जगह पर वो बेस्ट सुटेबल होगा, कॉमर्स के लिए हो तो कॉमर्स का टीचर बनाएंगे, साइंस का हो तो साइंस का टीचर बनाएंगे। अगर कोई बिजनेस के पर्पज से है तो जिस पर्पज से वो प्रोडक्शन सेल्स, जिस जगह वो बेस्ट मैनेजर सेट हो रहा होगा उसको वहाँ पर हम लोग बना देंगे। तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं बेटा स्टाफिंग के, पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कितने आदमी चाहिए। फिर दूसरा है बेटा रिक्रूटमेंट, कि हम क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे, लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे वैकेंसी है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर थर्ड पार्ट है बेटा इसका सिलेक्शन, उसका प्रोसीजर होगा, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, सारी चीज़ें होगी। और फिर आपका क्या होगा, प्लेसमेंट होगा। आपको बेस्ट से बेस्ट जो जॉब होगी, जिस लायक आप होंगे, जो सुटेबल जॉब होगी, उसको आपको दे दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आई बात, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जब इतना हो जाएगा तो पांचवा पॉइंट है इसमें ओरिएंटेशन, लास्ट पॉइंट है ओरिएंटेशन। अब आपका प्लेसमेंट हो गया, अब आपकी जॉब लग गई,
जॉब लगने के बाद आपको क्या कराया जाएगा, फैमिलियर कराया जाएगा। क्या किया जाएगा भैया, फैमिलियर कराया जाएगा। फैमिलियर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ FAMILIAR। इसका मतलब ये हुआ, फैमिली को मतलब जान पहचान कराना। ठीक है, ऑफिस में आप कौन जूनियर है, कौन आपका सीनियर है, किसको आपको रिपोर्ट करना है, क्या आपका काम है, कैसे काम करना है, ये सारी की सारी चीज़ें ओरिएंटेशन के अंदर आती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि कितने आदमी चाहिए। फिर आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे। फिर आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। फिर आप क्या करोगे, प्लेसमेंट करोगे। और लास्ट में होता है बेटा ओरिएंटेशन। क्या होता है, ओरिएंटेशन। तो ये आई एम सॉरी, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ये 5 पार्ट होते हैं स्टेप्स के, स्टाफिंग के। हमेशा के लिए याद कर लो ताकि आपको कोई भी तरह की दिक्कत देखने को ना मिले। ठीक है ये हो गया आपका। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना भाई। ठीक, अब जो अगला टॉपिक है बेटा वो है आपका मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या है नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका, मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट का मतलब तो अभी बताया था, फिर से बता देता हूँ कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि अगर मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वैकेंसी है, क्या है बेटा, कोई भी वैकेंसी है, तो उसके लिए बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट ढूंढना, और बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट ढूंढने के लिए क्या करना, लोगों को इन्फॉर्म करना। क्या करना, इन्फॉर्म करना। अब इन्फॉर्म करने का मतलब कैसे करोगे भाई, आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो कि भाई इस जगह पर, यहाँ पर इस एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। आप इंटरनेट पे दे सकते हो। आप कहीं पे भी, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से, बस लोगों को इन्फॉर्म करना है, सर्कुलर जारी करना है कि वैकेंसी निकली है। और वैकेंसी में जब निकलेगी तो उसमें आप क्या बताओगे, जो जो रिक्वायरमेंट होगी, जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसको अगर आप लोग फुलफिल करते हो तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब भाई बोला गया 25 साल से 30 साल वाले, आप कोई 40 साल का पर्सन है वो फुलफिल नहीं करता, वो अप्लाई कर रहा है, तो उसको रिजेक्ट कर दी जाएगा। तो इन शॉर्ट बोले तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जो भी एम्प्लॉयज़ जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, इसको बोलते हैं हम लोग रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। क्लियर हो रही बात, समझ में आ गई। ठीक है, अगला टॉपिक है बेटा इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या है, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बेटा आपका इंटरनल सोर्सेस। हाँ, तो देखो दो तरह के सोर्सेस होते हैं, जिसमें पहला सोर्सेस है वो है इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, पहला है इंटरनल सोर्सेस और जो दूसरा है वो क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेस। मतलब रिक्रूटमेंट, अगर कोई नया एम्प्लॉय आपको लेके आना है तो उसको लाने के 2 तरीके हैं, या तो इंटरनल है या तो एक्सटर्नल है। अगर हम इंटरनल की बात करें तो इंटरनल का मतलब क्या है, तो देखो ध्यान से समझना। मान लो कि अभी मान लो मुझे अपनी कोचिंग में एक टीचर की ज़रूरत है। इसकी टीचर की ज़रूरत है, और कौन से सब्जेक्ट की, मान लो मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है किस क्लास के लिए, 11th एंड 12th क्लास के लिए मुझे मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है। अब टीचर लाने का मेरे पास 2 तरीका है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। ठीक, अब देखो, तो अब लाने का 2 तरीके, क्या हुआ? कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं। तो हमसे कुछ हो गया, हम तो सांस भी नहीं खींच रहे हैं। हाँ, तो बेटा 2 सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, जिसमें पहला जो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो है इंटरनल सोर्सेस, और दूसरा कौन सा बेटा, एक्सटर्नल। तो फर्स्ट हमारा इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। तो रिक्रूटमेंट 2 तरीके से होता है। अगर आपको कोई नया एम्प्लॉय चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो 2 तरीके हैं, पहला तो इंटरनल है, दूसरा एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखो इंटरनल का मतलब होता है कि मान लो जब हमारे पास जो पहले से ही एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, उनको ही हम क्या करते हैं, उनका प्रमोशन कर दें, उनका ट्रांसफ़र कर दें। मतलब जैसे मान लो मुझे अपनी कोचिंग में एक मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है, किस क्लास के लिए, 10th
सॉरी 11th एंड 12th क्लास के लिए मुझे मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है। किसके लिए? 11th और 12th क्लास के लिए मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है। ठीक है, अब जो 9th में और 10th में ऑलरेडी एक टीचर पढ़ाते हैं, 11th एंड 12th में भी एक टीचर पढ़ाते थे। 9 10 के टीचर जो थे अलग थे, 11th एंड टीचर के टीचर अलग है। 9 10 की जो टीचर है उनका नाम है अमित, ठीक है, और जो दो 11th एंड 12th के टीचर उनका नाम था मान लो अमन। अब जो अमन सर थे जो 11th एंड 12th पढ़ाते थे, वो क्या हुआ, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है। ठीक है, तो वो चले गए। तो अब मुझे 11th एंड 12th के मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है। तो अब मेरे पास दो रास्ता है बेटा। पहला रास्ता तो ये है कि मैं अमित सर से ही 11th एंड 12th पढ़ा लूँ। ठीक है, ये कैपेबल है, ये बोल रहे हैं कि हम 11 12 भी आराम से पढ़ा लेंगे। तो पहला रास्ता तो ये है कि अमित सर से ही मैं 9th एंड 10th में जो पढ़ाते हैं उन्हीं से मैं 11th एंड 12th भी पढ़वा लूँ। और दूसरा रास्ता ये है कि मैं बाहर से लेके आऊँ। ठीक है, तो अगर मैं इनसे ही अमित सर से ही 9th एंड 10th जो पढ़ाते हैं उन्हीं से 11th एंड 12th पढ़वा लूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल सोर्सेस। मतलब जो मेरे पास पहले से थे उन्हीं से मैंने काम चला लिया, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्सेस। दूसरा है एक्सटर्नल, यहीं पे बता देता हूँ। अगर मैं इनसे ना पढ़वा के बाहर से लेके आऊँ, एडवर्टीजमेंट कराऊँ, पेपर में ऐड दूँ कि भाई मुझे टीचर की ज़रूरत है, आप लोग आके इंटरव्यू दीजिए, तो अब जो लोग बाहर से आएंगे वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सोर्सेस। समझ में आ रही बात? तो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस से मतलब समझे, जो आपके पास पहले से ही हैं उनको ही प्रमोट कर दिया आपने, वो क्या हो जाता है, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर है? तो क्या लिखा है, these refer to person already employed in the organization। मतलब जो पर्सन ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, ऑलरेडी काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरनल सोर्सेस। क्लियर है? आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखो इंटरनल सोर्सेस में कितने तरीके से होता है। इंटरनल जो होता है बेटा आपका दो सोर्सेस हैं, जिसमें आपका सबसे पहले है प्रमोशन। क्या है? प्रमोशन है, और दूसरा है ट्रांसफ़र। ठीक है, पहला वाला जो है बेटा प्रमोशन है, दूसरा वाला है ट्रांसफ़र। तो ये प्रमोशन क्या होता है और ट्रांसफ़र क्या होता है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन का मतलब ये है कि भाई जो आपके यहाँ पहले से क्या कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो उनका आपने प्रमोशन कर दिया। जो 9 10 पढ़ाते थे आपने उनसे 11 12 पढ़ा लिया। जो पहले एसआई थे, सब इंस्पेक्टर थे, आपने उनको इंस्पेक्टर बना दिया। मतलब उन्हीं का ही जो पहले से आपके जॉब कर रहे हैं और उनके आपने उनका क्या कर दिया, प्रमोशन कर दिया। एक तरीका ये है रिक्रूटमेंट का। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई ट्रांसफ़र कर दिया। मान लो दो ब्रांच है आपकी, एक आपकी इलाहाबाद में करेली में है, एक एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं करेली, और एक है आपका सिविल लाइंस। तो आपकी दो जगह ब्रांचेस चलती है। अब मान लो करेली में जो है पढ़ा रहा था एक टीचर, अब सिविल लाइंस में टीचर की ज़रूरत थी, तो आपने करेली वाले को ही सिविल लाइंस में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। भाई आपने टाइम मैनेज करके उनसे ही काम चला लिया, या उनको परमानेंट सिविल लाइंस में भेज दिया, करेली में आप किसी और से काम चला लिए। तो दूसरा तरीका ये है। तो इंटरनल सोर्सेस में दो तरीके आते हैं कि आप प्रमोशन कर दो या ट्रांसफ़र करके भी आप काम चला सकते हो। ये दो तरीके से क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है इंटरनल सोर्सेस में। ठीक है, अब एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह आपके सिलेबस का पार्ट इसमें नहीं है। उसके बाद जो एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं रिक्रूटमेंट के, उसकी हम लोग बात करते हैं ऑन डिटेल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, क्या करना है, ध्यान से समझना है। तो एक्सटर्नल सोर्सेस में कई तरह से होते हैं, जिसमें सबसे पहला है बेटा वो है आपका एडवर्टीजमेंट। क्या है, एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट कर दो। आप एडवर्टीजमेंट करोगे, लोग टीवी पे ऐड देखेंगे या पेपर में ऐड देखेंगे, रेडियो में ऐड सुनेंगे, तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग क्या करेंगे, जॉब के लिए इंटरव्यू देने, जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, जो भी फॉर्म भरना है वो उसके लिए अप्लाई करेंगे। नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब होता है कि मान लो आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हो, एक पर्सन है जो किसी अलग फील्ड में काम करता है, एक दूसरा पर्सन है जो किसी अदर पर्टिकुलर फील्ड में काम करता है, लेकिन इसका मन जो है यहाँ नहीं लग रहा, इसका मन यहाँ नहीं लग रहा। ये इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है और ये इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, तो दोनों लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन दे देंगे। इन केस कभी अगर कोई वैकेंसी आएगी तो इनको इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इनको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नंबर 3 पे है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैंपस रिक्रूटमेंट। मतलब आपने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी ना।
3D मूविंग जैसे होता है नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और लोगों का जो कैंपस जो कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे उनका सिलेक्शन होता है। तो उसी तरह आप लोग भी जब कॉलेज में पढ़ोगे तो जब आपका लास्ट ईयर रहेगा तो लास्ट ईयर में क्या होगा, कंपनियां आएंगी और जिनका रिक्रूटमेंट उनका इंटरव्यू वगैरह होगा, जो अच्छा इंटरव्यू देंगे तो कंपनी डायरेक्ट वहीं से ही उनको सिलेक्ट करके लेके जाती है। ये भी एक्सटर्नल में आता है। ठीक, उसके बाद जो बेटा आपका फोर्थ पॉइंट है वो है प्लेसमेंट एजेंसी। क्या है? प्लेसमेंट एजेंसी। अब बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनके पास खुद का टाइम नहीं है, तो उन्होंने एक अलग से जो एजेंसीज है उनसे बोल दिया कि भैया मुझे इस फील्ड के लिए पर्टिकुलर मैनेजर चाहिए, तो आप लोग मेरी हेल्प करिए। उसके बदले में प्लेसमेंट एजेंसियाँ करती हैं, सर्विस चार्जेस लेती हैं और बेहतरीन से बेहतरीन एम्प्लॉय ढूंढ के कंपनी को प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, नंबर 5 पर है कैजुअल कॉलर। क्या है भाई? कैजुअल कॉलर। अब ये कैजुअल कॉलर में क्या है? कैजुअल कॉलर का मतलब होता है कि मान लो आप किसी कंपनी में गए और आपने मैनेजर के लिए अप्लाई किया, आपने स्कूल में गए टीचर के लिए अप्लाई किया, लेकिन उस टाइम आप उस स्कूल में उस कंपनी में वैकेंसी नहीं थी, लेकिन उनको आपका रिज्यूम बहुत पसंद आया। क्या हुआ? उनको आपका रिज्यूम बहुत पसंद आया, तो उन्होंने क्या किया, आपके रिज्यूम को सबमिट कर लिया। कैजुअल कॉलर में आपके रिज्यूम को सबमिट कर लिया और सबमिट करने के बाद इनकेस जब फ्यूचर में वैकेंसी आई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो उन्होंने आपको वापस से कॉल किया कि भाई आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जॉब कर सकते हैं हमारी कंपनी में आके। तो ये क्या होता है? कैजुअल कॉलर। मतलब उस टाइम तो वैकेंसी नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको कॉल करके बुलाया, उसको हम लोग बोलते हैं कैजुअल कॉलर। ठीक है, नंबर 6 पर है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो एकदम सिंपल है भाई। जो डायरेक्ट में क्या होता है, ना कोई इंटरव्यू ना कुछ, जो आपकी ग्रुप डी की जॉब्स होती हैं, स्वीपर्स की हो गई है ना, और मतलब इस तरह के जो भी काम है, सफाई वगैरह वाले है ना, कुक की हो गई, तो उन सारी चीज़ों में क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जो ऐसा लेबर वर्कर की होती है। अब लेबर में कोई इंटरव्यू थोड़ी ना होता है, तो उस तरह में हो जाता है। 7 पे है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज। अब देखो, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, कौन है बेटा? आपका फ्रेंड है और किसी कंपनी में वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है और उसने आपका नाम रिकमेंड कर दिया। कंपनी में कभी वैकेंसी आई तो आपका नाम रिकमेंड कर दिया कि भाई हमारा एक फ्रेंड है और जॉब करना चाहता है, तो उसने आपकी जॉब नाम को रिकमेंड कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकमेंड ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय। समझ में आ गया? तो इस तरह से भी जॉब लग जाती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से हैं जिससे जॉब नए लोगों को हायर किया जाता है। उसके नीचे भी है 1-2, बट आप 7 पॉइंट बता दिया, 5 भी आप लोगों के लिए इनफ है, इस तरह देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूँ? ठीक है। इसके बाद जो बेटा आपका अगला टॉपिक है वो है एडवांटेज, जो कि ये भी आपका पार्ट नहीं है, तो उसको आप लोग कट कर लो। ठीक, उसके बाद है मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। क्या है? मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, और ये पेपर में आएगा। देखो सिलेक्शन तो ठीक है, पहले सिलेक्शन का मतलब समझ लो। देखो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन का मतलब होता है कि रिक्रूटमेंट में क्या होता था, रिक्रूटमेंट में मान लो आपके कॉलेज में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 मैनेजर की ज़रूरत है या 10 वर्कर की ज़रूरत है, 10 नौकरियाँ आई थी, जिसमें 10 में 100 लोगों ने अप्लाई किया, 100 लोगों ने जॉब के लिए भैया अप्लाई किया। अब 100 में 10 लोग को ही तो सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, एक सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है। क्या होता है? सिलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है ना। तो अब जो 100 लोग में, 100 लोगों में जो 10 बेस्ट पर्सन है, कौन है? बेस्ट पर्सन है, जो अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ढूंढ के निकालना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए रखना, वही क्या होता है बेटा? सिलेक्शन होता है। वही क्या होता है? सिलेक्शन होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो मतलब बेस्ट से बेस्ट, जो रिक्रूटमेंट में जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से बेस्ट पर्सन को हायर करना सिलेक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन बनता है, सिलेक्शन इज अ निगेटिव प्रोसेस वाई। क्या क्वेश्चन बनता है? सिलेक्शन इज अ निगेटिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? सिलेक्शन निगेटिव प्रोसेस है। वाई बताओ। तो याद रखना, सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन में हमें बहुत से लोगों को हटाना पड़ता है। रिक्रूटमेंट में 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया, जितने चाहो उतने लोगों ने अप्लाई कर दिया,
लेकिन सिलेक्शन में हम लोगों को छांटते हैं, अलग करते हैं, इसलिए क्या होता है 100 में 10 लोग रहे, इसीलिए सिलेक्शन को हम लोग निगेटिव प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें लोग कट किए जाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें। ठीक है सर, अगला टॉपिक है बेटा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस। तो बच्चों वाली चीज़ें आप लोग समझ चुके हो, इसमें से कोई भी 5 डिफरेंस याद कर लेना, वो आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन आपका सिलेबस का पार्ट है नहीं, इसको भी आप लोग कट कर दो जल्दी से, ठीक है। और अब स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसीजर, अगला टॉपिक है स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो अब जल्दी से देखते हैं स्टेप्स क्या क्या होते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। तो अब देखो जल्दी से फटाफट, इसमें आपको मैं डायरेक्टली बताता हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें खाली स्टेप वाइज लाइन याद कर लेना, बाकी अंदर का काम आप बना के भी लिख दोगे, काम आपका हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम रहता है तो ये डायग्राम इस तरह से या अपने हिसाब से भी एक इस तरह का चार्ट बना दोगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस और अच्छे मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो एक सिलेक्शन प्रोसीजर में देखो तरीका क्या था, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, रिक्रूटमेंट निकला, आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, तो सबसे पहले उसमें होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या होता है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। भाई हमने बोला था कि 30 साल तक के लोग आएंगे, 25 से 30 साल के। मैंने बोला था जो बीकॉम करे होंगे वही टीचर अप्लाई करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे थे जो 40 साल के थे, बहुत से ऐसे थे जिन्होंने 12 पास थे, लेकिन उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रीलिमिनरी इंटरव्यू या फिर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, कि भाई जो लोग अनसुटेबल कैंडिडेट हैं, जिन्होंने बिना वजह बात के फॉर्म को भर दिया है, उनको क्या किया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू करते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक। उसके बाद जो अगला प्रोसीजर होता है बेटा, वो होता है एप्लीकेशन ब्लैंक। क्या होता है? एप्लीकेशन ब्लैंक। इसमें क्या होता है, अब जो अनसुटेबल कैंडिडेट थे उनको हटा दिया, अब उसके बाद जो भी एप्लीकेशन ब्लैंक में जो सुटेबल कैंडिडेट थे उनसे उनके हाइट, वेट, उनका एड्रेस, सारी चीज़ें, नेम, सब चीज़ें उसमें भरवा ली गई। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एप्लीकेशन ब्लैंक। उसके बाद अगला स्टेप होता है सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट और सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट में सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है। अब रिटन टेस्ट में जो होता है, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, अचीवमेंट और टेस्ट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी वैकेंसी होती है तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। स्किल और डाइवर्सिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। तो रिटन एग्जाम होगा जिसमें अलग अलग तरह के टेस्ट आएंगे, वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट। अलग अलग तरह के होते हैं। अब ये टेस्ट क्या यार, आप लोग का काम है, एक एक लाइन इसमें पढ़ लेना, कोई भी एक दो टेस्ट पढ़ लेना, एक दो तो नहीं, 3-4 टेस्ट पढ़ लेना, जिससे आपका काम हो जाए। ठीक, एडवांटेज आपको पढ़ना नहीं है। अगला स्टेप होता है जब सिलेक्शन टेस्ट हो गया, ठीक, आपने सिलेक्शन टेस्ट दे दिया, सबसे पहले आपने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करी, फिर आप लोगों ने एप्लीकेशन ब्लैंक भरवाया, फिर सिलेक्शन टेस्ट हुआ जिसमें रिटन एग्जाम हुआ। अब जो जो लोग रिटन एग्जाम में पास हो गए उनका क्या होगा, सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। क्या होगा? सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। मतलब आप रिटन एग्जाम में पास हो गए तो अब आपको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा और आपसे इंटरव्यू वगैरह में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जब आप इंटरव्यू दे लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगला स्टेप होता है बेटा उसमें, भाई आपने इंटरव्यू दे लिया, सारी चीज़ें हो गई अच्छे से, तो अब आपका होगा मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या होगा? मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल मतलब मेडिकल चेकअप होगा कि आप मेडिकली फिट हो कि नहीं फिट हो। फिजिकल एग्जाम, अगर पुलिस वगैरह में जा रहे हो, मिलिट्री में जा रहे हो, तो उसमें रनिंग हो गया, हाई जंप, लो जंप, इस तरह के एग्जाम होंगे जिसको कि आपके चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। छठा स्टेप होता है चेकिंग रेफरेंसेज और बैकग्राउंड। चेकिंग रेफरेंसेज और बैकग्राउंड का मतलब होता है कि अगर इतनी सारी चीज़ें हो गई तो आपको देखा जाएगा बैकग्राउंड कैसा है, कि आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं आते हो, सारी चीज़ें मतलब ठीक है, आपके आस पड़ोस वालों से पता लगाया जाएगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है। उसके बाद आपका क्या होगा, अगर सब कुछ ठीक निकला तो फाइनल अप्रूवल कर दिया जाएगा, जिसमें आपको जॉब ऑफर की जाएगी और जो पोजीशन आपको मिलनी होगी, जिसमें आप फिट बैठ रहे होंगे, वो जॉब आपको दे दी जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अप्रूवल या फिर जॉब ऑफर। समझ में आई बात? तो सबसे पहला पॉइंट जो था बेटा, उसमें अगर हम लोग लिखें यहाँ पे ऐसे ही
तो पहला पॉइंट क्या था, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, क्या था याद रखना इसको, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो था बेटा वो क्या था, आपका एप्लीकेशन ब्लैंक भराया गया, क्या करा गया, एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन जब ब्लैंक आप लोगों ने भर दिया तो फिर क्या हुआ, आपका सिलेक्शन टेस्ट हुआ, क्या हुआ, सिलेक्शन टेस्ट हुआ। उसमें कई तरह के टेस्ट हुए आपके, जब आपने सिलेक्शन टेस्ट दे लिया तो अगला स्टेप क्या हुआ बेटा, आपका सिलेक्शन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू हुआ, ठीक है, क्या हुआ, फेस टू फेस जिसमें इंटरेक्शन हुआ। इंटरव्यू बेटा जब आप लोगों ने दे लिया तो इंटरव्यू देने के बाद क्या हुआ, आपका मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ, क्या हुआ, मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ। फिर मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन में भी आप लोग पास हो गए तो क्या किया गया, आपका चेक किया गया, चेकिंग बैकग्राउंड, क्या किया गया भाई, चेकिंग बैकग्राउंड, भाई आप बैकग्राउंड आपका कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और बैकग्राउंड सही रहा तो आपको क्या हो गया, जॉब ऑफर हो गई, फाइनल अप्रूवल हो गया। ये 7 स्टेप्स है, आप इसको ऊपर नीचे करके नहीं लिख सकते हो, आपको ये सारे के सारे पॉइंट लाइन टू लाइन ही लिख के आने पड़ेंगे। अगर इसमें आपने ऊपर नीचे किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, याद रखना लाइन टू लाइन ही लिख के आना है। क्लियर हुआ ये बात, हाँ कि ना, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो है हमारा मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, क्या है, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। अब देखो लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है हमारा मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब तो हर आदमी जानता है, जब कभी भी आप जॉब करने जाओगे तो डायरेक्ट तो काम करने नहीं लगोगे, जाहिर सी बात, उसमें आपको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, काम को कैसे करना है। तो काम करने से पहले जो चीज़ें नॉलेज प्रोवाइड की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। तो क्या लिखा है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस, क्या है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द जॉब नॉलेज। ट्रेनिंग क्या बेटा, एक प्रोसेस है जिसमें इम्प्रूव किया जाता है क्या, जॉब नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ की स्किल को, सो एज टू एनेबल देम टू परफॉर्म वेल, ताकि वो क्या कर सके, परफॉर्म वेल कर सके, अच्छी तरह से काम कर सके जो भी एम्प्लॉयज़ आपने हायर किए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। अब इसके बाद जो आखिर आपके टॉपिक है, आधे से ज़्यादा तो आपको कटा हुआ है, ठीक है, तो कट लगा लो, मैं बता देता हूँ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपका सिलेबस का पार्ट है नहीं, ठीक है सर। उसके बाद जो है आपका ये नीड फॉर ट्रेनिंग, जो ये है आपका, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस पर भी आप लोग क्या करो, जल्दी से फटाफट कट लगाओ, ट्रेनिंग डेवलपमेंट है नहीं, नीड फॉर ट्रेनिंग है नहीं। इसका जब देखते होगे तो बड़ा अच्छा लगता होगा ना कि ये कट गया है। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग आपके सिलेबस में है, बस इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी कट करो। लास्ट टॉपिक जो है आपका, अच्छा ये भी आपका सिलेबस नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कटी हुई है। अब जो इसमें आपका है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ये नीचे वाला है ना, ये आपके सिलेबस में है। जितने तरह के टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है इसमें देख लो, इसको अच्छे समझ लो, ये पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहला ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अब देखो कोई भी नया पर्सन है, जैसे मान लो आपका ये पर्सन है, ठीक है, जिसका नाम इसके बाल हम लोग बना देते हैं, ये भोलू। अब भोलू को किसी कंपनी में लाया गया है, मिस्टर भोलू को, तो अब जब ये जॉब करने जाएगा, किसी भी जानता तो है नहीं, तब क्या करोगे, जान पहचान कराओगे उसके सबऑर्डिनेट से, उसके जो जूनियर्स हैं, उसके जो सीनियर्स से, उसको क्या काम करना है, कहाँ जाना है, हर चीज़ से क्या कराना, इंट्रैक्शन कराना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इसको हम लोग ओरिएंटेशन को हम लोग इंडक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सीक्स टू एडजस्ट न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ टू द वर्क इन्वायरमेंट, ताकि वो वर्क इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सके, ठीक। नंबर 2 जॉब ट्रेनिंग, जिस जॉब के लिए उसको रखा गया है वो काम भी तो सिखाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉब ट्रेनिंग। तो जॉब के लिए अलग ट्रेनिंग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं जॉब ट्रेनिंग। तो इट रिफर टू द ट्रेनिंग प्रोवाइडेड विद अ व्यू टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, ताकि जॉब में परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव कर सके, उसकी भी ट्रेनिंग उसको दी जाती है, ठीक। अगला टॉपिक है सेफ्टी ट्रेनिंग। कौन सा भाई, सेफ्टी ट्रेनिंग। अब सेफ्टी ट्रेनिंग में क्या होता है भाई, आप एक एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको सेफ्टी ट्रेनिंग दी, आपको बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगाना है, जो भी आप काम कर रहे हो, रिस्की काम है तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है ताकि आपको रिस्क फ्री रहो आप, तो ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 4 प्रमोशनल ट्रेनिंग। प्रमोशनल ट्रेनिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज टू एनेबल देम टू परफॉर्म हायर लेवल जॉब। प्रमोशनल मतलब प्रमोशन के पर्पज से, भाई अभी मान लो आप एग्जीक्यूटिव हो,
कल को आप मैनेजर बनोगे तो उस मैनेजर की जॉब के लिए क्या हो, आप पहले से रेडी रहो। भाई आपको फ्यूचर में काम करने नहीं आता है, समझ में आ रही बात, तो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या रहो, आप रेडी रहो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोशनल ट्रेनिंग। मान लो आपको कल को मैनेजर बनना है बड़ा, और आपको वो काम आता ही नहीं है, तो धीरे धीरे आपको वो काम सिखाया जाता है प्रमोशनल ट्रेनिंग में, ताकि कल को आपको जब सीनियर मैनेजर की पोस्ट दी जाए तो वो काम आपको पहले से आता हो। ठीक है, आगे है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। क्या है रिफ्रेशर ट्रेनिंग? ये क्या होता है? व्हेन एग्जिस्टिंग टेक्निक बिकम ऑब्सोलेट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द बेटर टेक्निक। रिफ्रेशर ट्रेनिंग का मतलब होता है, मान लो पहले कोई तरीका था काम करने का जो अब ऑब्सोलेट हो गई। ऑब्सोलेट मतलब पुरानी हो गई है, अब यूज़ में नहीं है। कोई नई मशीन आई है बिजनेस में, कोई नया तरीका आया है, तो उसके लिए क्या करी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी ना। पहले आप लोग वाइट बोर्ड पर पढ़ते थे, अब आपके लोग के लिए डिजिटल बोर्ड आ गया। तो डिजिटल बोर्ड में टीचर पहले दिन तो पढ़ाना सीख नहीं जाएगा, उसको यूज़ करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रेशर ट्रेनिंग। समझ में आ रही बात? और लास्ट है रिमिडाइल ट्रेनिंग। रिमिडाइल ट्रेनिंग कभी कभी 2 नंबर में ऐसे भी आ जाता है। तो रिमिडाइल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ जॉब कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो कभी कभी उनसे कुछ मिस्टेक हो जाती है और वो काम सही से नहीं कर पाते हैं, तो उनकी उस मिस्टेक्स को करेक्ट करना, उनकी उस काम को करेक्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमिडाइल ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? रिमिडाइल ट्रेनिंग। तो सच ट्रेनिंग इज डिजाइन्ड टू करेक्ट द मिस्टेक्स एंड शॉर्टकमिंग इन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। भाई इतना ही लिख लेना, आपका काम हो जाएगा। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। क्या हो गया? कंप्लीट। समझ में आ